अध्याय 106। उन्नति आर्कन मार्ग का शुद्ध शिल्प कौशल का 100 मीटर था। एक डिजाइनर के रूप में वेस ने मेक को सबसे अधिक सराहा, लेकिन जहाजों पर उनकी अच्छी नजर थी। आर्कन मॉडल में एक चिकना घुमावदार आकार था। उसकी बाहरी परत सफेद रंग में चमक रही थी। आसमानी नीले रंग के लहजे के एक शिकारी पैटर्न ने एक रास्ता को तोड़ दिया। यदि वेस को इसका वर्णन करना हो तो यह एक मछली की तरह दिखती थी जिसकी पूंछ कटी हुई थी। पीछे के बड़े थ्रस्टर्स ने जहाज को गति के साथ अंतरिक्ष में जाने की अनुमति दी, जबकि इसके कठोर पंखों ने जहाज को किसी ग्रह पर उतरने पर संतुलन बनाने में मदद की। जहाज किसी नाम के साथ नहीं आया था। अभी के लिए उसके पास केवल एक संख्यात्मक पद नाम था। वे इस जहाज के लिए एक नाम सोच सकते हैं और बाद में किसी भी समय किसी भी गठबंधन बंदरगाह पर इसे पंजीकृत कर सकते हैं। विशाल लेकिन सुस्त यात्री जहाजों और छोटे लेकिन आर्थिक परिवहन की तुलना में आर्कन मार्क I का निर्माण अमीरों के घमंड को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। इस लग्जरी जहाज के डिजाइनरों ने उपलब्ध सबसे महंगे विकल्पों को चुना। इसका मतलब यह था कि आर्कन अपने आकार के किसी भी अन्य जहाज की तुलना में अधिक तेज और अधिक लचीला था। औपचारिक रूप से आर्कन को कारवेट के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये जहाज 50 मीटर से लेकर 200 मीटर तक के थे। वे गति, चोरी और कभी-कभी चोरी के लिए बनाए गए थे। नियमित कारवेट की तुलना में आर्कन में व्यापक स्वचालन था। लीमर में एक पूरक नेविगेटर वॉच भी शामिल था, इसलिए वे सैद्धांतिक रूप से एक भी चालक दल के सदस्य के बिना जहाज को संचालित कर सकता था। ऐसा नहीं है कि यह कोई अच्छा विचार है। मनुष्य को कभी भी बॉट्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बॉट्स और प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित एक जहाज दुर्भावनापूर्ण डिजिटल घुसपैठ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था। वेस का इरादा भविष्य में एक मानव पायलट को नियुक्त करने का था। आलीशान साज सजा से तंग आंतरिक सजा तैयार की गई। पूरी तरह से भरे हुए बार को देखकर डिट्रिच की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत शराब की एक बोतल उठा ली। क्या आपको एहसास है कि मैं डूम्सडे नंबर 8 की इस बोतल को कितने में बेच सकता हूँ? घर पर इसकी कीमत कम से कम 1,50,000 क्रेडिट है। जबकि डिट्रिच ने पूरक शराब के बारे में नारा लगाया, वेस किसी अन्य आश्चर्य के लिए 3 डेक का निरीक्षण किया। कार्गो बे निचले डेक पर स्थित था। जैसा कि विज्ञापित किया गया था, इसमें 4 मानक आकार के कंटेनर रखने के लिए पर्याप्त जगह थी। बे एक एकीकृत उठाने की प्रणाली के साथ आया था जो किसी भी कार्गो को आसानी से लोड करने और उतारने की अनुमति देता था। अभी के लिए डिट्रिच की नवीनीकृत मशीन ने काफी जगह घेर ली है, इसलिए वेस के पास इस प्रणाली का परीक्षण करने का कोई अवसर नहीं था। अन्य आपूर्तियों ने इस डेक की बाकी जगह घेर ली। उदाहरण के लिए वेस जहाज के पानी, हवा और ईंधन को संग्रहित करने वाले बड़े बैरल से टकरा गया। चूंकि आर्कन उच्च घनत्व वाले ईंधन पर चलता था, इसलिए डिजाइनरों ने अस्थिर मिश्रण को सुरक्षित करने में बहुत प्रयास किए। ईंधन टैंकों के चारों ओर का सुरक्षात्मक आवरण मशीनी आकार के हथियार से 1 दर्जन वार झेल सकता है। बहुत सारे डिब्बे मध्य डेक से संचालित होते थे। सभी महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग डिब्बे ने A30L ड्राइव के साथ साथ मानक थ्रस्टर इंजन दोनों को विनियमित किया। इसने पावर रिएक्टर को भी विनियमित किया। वेस कल्पना कर सकता था कि यदि समुद्री डाकू उसके जहाज पर चढ़ गए और इंजीनियरिंग का नियंत्रण छीन लिया, तो वे व्यावहारिक रूप से पूरे कारवेट की प्रभावी कमान में होंगे। वायु और जल पुनर्चक्रण जैसी कुछ उबाऊ प्रणालियों के अलावा मध्य डेक में पूरी तरह से सुसज्जित प्रयोगशाला और लघु कार्यशाला भी थी। लीमर ने उदारतापूर्वक दोनों डिब्बों को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया।
हालांकि वेस के पास लैब का पूरी तरह से उपयोग करने की विशेषज्ञता का अभाव था, फिर भी उन्होंने खनिज का हिस्सा लैब के महंगे लैब बोर्ड को सौंप दिया। हालांकि यह एक मानव वैज्ञानिक की तुलना में काफी मूर्खतापूर्ण था, फिर भी यह कुछ न होने से बेहतर था। अयस को अपने हाथ में लेकर बॉट को अयस के बारे में कुछ बातें पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। जबकि वे इसके पास वर्कशॉप क्षेत्र में करने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वे आपूर्ति किए गए सभी गियर पर काम कर गया। कार्यशाला ने उन्हें मशीनों पर कुछ बुनियादी रखरखाव और मरम्मत करने में सक्षम बनाया। आर्कन को चालू रखने के लिए जहाज के इंजीनियर कार्यशाला के उपकरण भी उधार ले सकते थे। वेस को जो बात विशेष रूप से आश्चर्यजनक लगी वह यह थी कि वर्कशॉप एक छोटे आकार के 3D प्रिंटर के साथ आया था। यह मॉडल नवीनतम था और कई उन्नत क्षमताओं के साथ आया था। दुर्भाग्य से इसके पैमाने के कारण वेस अपने पुराने 3D प्रिंटर को इस अत्याधुनिक डिवाइस से नहीं बदल सका। छोटा प्रिंटर किसी व्यक्ति से बड़ी कोई भी चीज नहीं बना सकता था, और यदि वेस कुछ उन्नत प्रिंट करना चाहता था तो उसे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। मिनी प्रिंटर ने अभी भी वेस को एक अन्य उपकरण प्रदान किया। यदि उसे कभी किसी उन्नत घटक के निर्माण की आवश्यकता होती तो वह बाहरी मदद लेने के बजाय इस उपकरण की ओर रुख कर सकता था। आर्कन का पुल मध्य डेक के धनुष पर रखा गया था। वेस को पता नहीं था कि जहाज को कैसे चलाना है, इसलिए उन्होंने नाविक बोर्ड के विशेषज्ञ हाथों को नियंत्रण सौंप दिया। आर्कन के ढलानदार स्वरूप के कारण शीर्ष डेक ने कम जगह घेरी। डेक मुख्य रूप से यात्रियों और चालक दल को आराम और आवास प्रदान करता था। छोटे केबिनों में 4 लोगों के लिए पर्याप्त जगह थी। यदि वेस कभी भी आ जाए तो बिस्तरों को डबल बंक में विस्तारित किया जा सकता है। अधिक दल मेस हॉल ने लोगों को खाना खाने के लिए एक आरामदायक जगह प्रदान की। अपनी मानक सेटिंग में भोजन क्षेत्र एक साधारण कैफेटेरिया जैसा दिखता था। चालक दल के सदस्य शांति से अपना भोजन कर सकते थे। जब वेस ने भोजन क्षेत्र का तरीका बदल दिया तो सामान्य साज सामान पीछे हट गया और कमरा एक उत्तम भोजन कक्ष में बदल गया जो एक सम्मेलन कक्ष के रूप में भी कार्य कर सकता था। लकड़ी के फर्नीचर और मुलायम कालीनों ने परिवर्तित कमरे को एक परिष्कृत माहौल दिया जो निश्चित रूप से किसी भी मेहमान को प्रभावित करने में मदद करेगा। भोजन तैयार करने की व्यवस्था अत्याधुनिक थी। हॉल में एक स्वचालित भोजन फैब्रिकेटर भी था जो अपने सिस्टम में प्रोग्राम किए गए किसी भी भोजन को तैयार करता था। खाद्य निर्माणकर्ता ने इनपुट के रूप में मानकीकृत पोषक तत्व पैक लिए और स्पेगेटी बोलोग्नीज या इंस्टेंट नूडल्स जैसे प्राकृतिक दिखने वाले भोजन तैयार किए। यदि वेस कभी भी गढ़े हुए भोजन से थक जाता था तो वे संलग्न रसोई में काम करने के लिए एक रसोइया को काम पर रख सकता था। अवलोकन कक्ष एक वापस लेने योग्य छत के साथ आया था जो इसमें रहने वालों को तारों को देखने की अनुमति देता था। कक्ष एक अवकाश कक्ष के रूप में भी कार्य करता था। यह प्रोग्रामेबल सीटिंग के साथ आया था जिससे वेस को आवश्यकता अनुसार सोफा या बार स्टूल बुलाने की अनुमति मिली। डायट्रिच ने वर्तमान में किनारे पर स्थापित बार पर एकाधिकार कर लिया है, जबकि लकी ने सावधानी से दूसरे छोर पर एक्वेरियम सेट के अंदर आलस्य से तैरती मछलियों को सूंघ लिया। जहाज के अगले भाग के अंतिम 2 डिब्बे जहाज के सबसे अच्छे केबिन साबित हुए। स्टेट रूम में कप्तान और मालिक को कुछ कागजी काम निपटाने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध थी। व्यापक सुरक्षित कोठरियों में से एक में पहले से ही कपड़ों का एक नया सेट आ गया था। क्या ये सभी एंटी-ग्रेव कपड़े हैं? मुफ्त उपहार निश्चित रूप से एक आश्चर्य के रूप में आया। हालांकि सभी सेट साधारण लग रहे थे, वेस को तुरंत एहसास हुआ कि सतह के नीचे और भी बहुत कुछ है। सभी सेटों को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है जिससे वे अपना आकार और रंग बदल सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि वेस ने इस फंक्शन के साथ खिलवाड़ करने के बारे में सोचा हो। उनकी अविकसित फैशन समझ के अनुसार कपड़े पहले से ही उनकी पुरानी अलमारी से मीलों आगे थे। वह तुरंत एक सेट में बदल गया, लेकिन फ्लोट फंक्शन को बाद के लिए छोड़ दिया। आखिरी चीज जो उसे चाहिए थी वह थी छत से अपना सिर टकराना। उसने एंटीग्रेव कपड़ों का एक और सेट निकाला और उसे अतिरिक्त स्टेटरूम के बिस्तर पर छोड़ दिया। उसे पहले ही पर्याप्त से अधिक उपहार मिल चुके हैं। डायट्रिच भी एक हिस्से का हकदार था। एक बार जब उन्होंने अपना दौरा समाप्त कर लिया तो वे अपने स्टेटरूम में प्रवेश कर गए। उनके कार्यालय की गोपनीयता में सिस्टम को पुनः सक्रिय करने और अपने पुरस्कार प्राप्त करने का समय आ गया था। प्रोग्राम चलाने के बाद सिस्टम ने उन्हें सूचनाओं से भर दिया। वेस ने तुरंत उनमें से अधिकांश पर नजर डाली, केवल सबसे महत्वपूर्ण संदेशों पर रुकने की रहमत उठाई। उन्होंने यूनिकॉर्न के लिए मैच मूल्यांकन रिपोर्ट को रोक लिया, जो कि सभी के लिए मुफ्त के लिए उनका जल्दबाजी वाला डिजाइन था। एक्स फैक्टर सी वह वास्तव में सफल हुआ, हालांकि दुख की बात है कि वह परिणाम को दोहरा नहीं सका। उनके स्वॉर्ड डांसर और एग्जीक्यूशनर डिजाइन को कंजूस सिस्टम द्वारा केवल सी का मध्यम स्कोर प्राप्त हुआ। वह बहुत चिंतित नहीं था। एक बार जब उसे ऊंची सीमा का स्वाद मिल गया, तब भी वह संवेदनाओं को याद कर सकता था। सिस्टम द्वारा पुरस्कृत मुट्ठी भर डीपी के साथ सभी मूल्यांकन रिपोर्टों को आगे बढ़ाने के बाद अंततः उसे सबसे महत्वपूर्ण संदेश मिले। अपना स्टेटस अप्रेंटिस में एक डिजाइनर में अपग्रेड करने के लिए बधाई। आपने परम की राह पर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। मेक डिजाइनर सिस्टम अब अपग्रेड शुरू करेगा। कृपया प्रतीक्षा करें। आप क्या कर रहे हो? उनकी कोम यूनिट ने भौतिक रूप से आकार बदल लिया। उसकी आंखों के सामने वह पतला बाजूबंद के आकार का उपकरण पिघलने लगा। एक पल के लिए बेस यह देखकर घबरा गया, क्या उसकी कलाई पिघल जाएगी? कुछ सेकेंड बाद वे शांत हो गए जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका कोम धातु के गर्म टुकड़े में पिघल नहीं गया है। इसके बजाय यह केवल किसी प्रकार की छोटी नैनो मशीनों में टूट गया। इसने सबसे पहले धातु की एक बेहद पतली परत फैलाई जब तक कि उसने उसके पूरे हाथ को अपनी चपेट में नहीं ले लिया। वेस असुविधाजनक रूप से स्थिर खड़ा रहा जबकि धातु लगातार उसकी त्वचा पर चुभ रही थी। जो कुछ भी उसने किया उसे पूरा करने के बाद धातु एक विनीत प्रेस में बदल गई। जब वेस ने इसे अपनी उंगलियों से देखा तो उसे यह कोम आश्चर्यजनक रूप से लचीला और लचीला लगा। स्मार्ट धातु, इसकी संरचना जो भी हो, वेस को यकीन था कि सिस्टम ने उसकी पिछली औसत कोम यूनिट को बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया है। वह बाद में बदलावों की जांच करेगा। सबसे पहले उसे बाकी उन्नयनों पर गौर करना था। स्टोर तक आपकी पहुंच का विस्तार किया गया है। अब आप डिजाइन पॉइंट्स के साथ अधिक उन्नत वस्तुओं का आदान प्रदान करने में सक्षम हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि स्टोर में सबसे सस्ते कबाड़ की कीमत भी बहुत अधिक है, वे इस अथाह गड्ढे में और अधिक डीपी फेंकने के लिए उत्सुक नहीं था। अब आप लॉटरी में 500 डिजाइन पॉइंट्स की तरजीही कीमत पर कॉपर लॉटरी टिकट खरीदने में सक्षम है। यह कुछ दिलचस्प हो सकता है। वेस को याद आया कि उसने शुरुआत में उनमें से 3 का इस्तेमाल किया था। हालांकि उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया, लॉटरी में कुछ उपयोगी चीज छिपी हो सकती है। सवाल यह था कि क्या वे बहुत सारी डीपी को फेंककर इस धारणा का परीक्षण करना चाहता था। डिजाइनर मॉड्यूल ने सुपर पब्लिश को अनलॉक कर दिया है क्षमता। किसी भी डिजाइन को पूरा करते समय आप उन्हें सुपर पब्लिश करने में सक्षम होते हैं। आपके सभी वर्तमान और भविष्य के पुरस्कारों को जब्त करने के बदले में डिजाइनर स्वचालित रूप से आपके डिजाइन को 10% तक बढ़ा देगा। आप प्रत्येक मानक वर्ष में केवल एक बार किसी डिजाइन को सुपर पब्लिश करने में सक्षम होते हैं।
यह बहुत बड़ा इनाम था। 10% ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन डिजाइन के संबंध में प्रत्येक प्रतिशत मायने रखता है। एकमात्र बाधा यह थी कि उस सभी डीपी को छोड़ने से निश्चित रूप से बहुत दुख हुआ। सिस्टम ने स्पष्ट रूप से उसे इस क्षमता का अक्सर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, यह देखते हुए कि कूलर डाउन पूरे 1 वर्ष तक चला। मुझे यह तुरंत का इक्का संभाल कर रखना चाहिए। मैं यह देखकर बहुत कुछ सीख सकता हूं कि सिस्टम मेरे डिजाइन को कैसे बेहतर बनाता है। संदेश उसी बिंदु पर समाप्त हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि सिस्टम का इरादा वेस को उसकी सफल पदोन्नति के लिए धन दौलत लुटाने का नहीं था। वेस ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। उसे और अधिक की आशा थी। खैर, मेरे पास अभी भी मेरे नए स्वामी के उपहार हैं। उन्हें मास्टर ओल्सन से 2 भौतिक उपहार प्राप्त हुए। प्रयोगशाला अभी भी एस के रहस्यमय टुकड़े का विश्लेषण करने में व्यस्त थी, इसलिए वेस ने अपने डेस्क पर रखे सुरक्षित सूटकेस की ओर रुख किया। एक इंजीनियर के रूप में उन्होंने इसके असाधारण निर्माण को पहचाना। धातु की सतह को उन्नत मिश्र धातु संपीड़न के साथ इलाज किया गया था। अकेले खजाने का भौतिक मूल्य 1 लाख उज्ज्वल क्रेडिट से अधिक था। मास्टर ओल्सन के लिए इतनी रकम बहुत बड़ी रकम थी। मामले को खोलने में काफी मेहनत करनी पड़ी। लीमर को किसी तरह अपने बायोमेट्रिक्स पर पकड़ मिल गई, इसलिए उसे डिजिटल लॉक को अपनी रेटिना को स्कैन करने, अपने रक्त का नमूना लेने, अपनी सांस को मापने और एक यादृच्छिक लेख को जोर से पढ़ने देना पड़ा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वेस किसी प्रकार का आकार बदलने वाला एलियन नहीं है, ताला हटा दिया गया। गदेदार इंटीरियर में केवल 2 अलग अलग वस्तुएं थीं। वेस ने सबसे पहले ऊपर रखी वस्तु को उठाया। उन्होंने इस उपकरण को एक लघु ढाल जनरेटर के रूप में पहचाना। मास्टर ओल्सन की आवाज की रिकॉर्डिंग कहीं से सामने आ गई। आपके पास जो कुछ है वह जीवन बचाने वाला खजाना है। इस ढाल जनरेटर में एक बड़े कैलिबर रेलगन प्रोजेक्टाइल का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। इसका विकास एक गुप्त रहस्य है और आपको इसे कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके पास छुपाने के अपने तरीके हैं, लेकिन आपकी भलाई के लिए बेहतर होगा कि आप इसे नजरों से दूर रखें। वेस ने सोचा कि ऐसे उपकरण प्रथम श्रेणी के राज्यों की ऊपरी परत के लिए विशिष्ट थे। शायद उच्च समाज के बारे में उनके संज्ञान को संशोधित करने की आवश्यकता थी। बहरहाल, इतनी छोटी और अद्भुत ढाल की कीमत उसके मालिक को बहुत महंगी पड़ी होगी। उन्होंने उसकी उदारता की सराहना की। जब वेस दूसरी वस्तु की ओर मुड़ा, तो उसकी आंखें थोड़ी अजीब हो गईं। अजीब पत्ते हटाने के बाद उन्होंने एक मेडिकल इंजेक्टर पकड़ लिया। इंजेक्टर में डाली गई शीशी में एक अजीब चमकता हुआ हरा तरल पदार्थ था। शीशी पर लगे लेबल पर केवल एक कोड प्रदर्शित हुआ। एमी के समृद्ध की शुरुआत कर रहा है। आपके पास जो कुछ है वह शील्ड जनरेटर से भी बड़ा रहस्य है। यह रहस्य इतनी अच्छी तरह से रखा गया है कि आपको इसे जनता के सामने लीक करने के बारे में सोचना भी बंद कर देना चाहिए। वेस को पहले से ही पता था कि रहस्यमयी शीशी में क्या है। इसे धारण करने का मतलब था कि उसने अंततः समाज के ऊपरी पायदान पर कदम रख दिया है। अध्याय 107। इंजेक्शन शीशी की सामग्री उसके शरीर के अनुरूप ताजा संश्लेषित जीन बूस्ट अमृत निकली। षड्यंत्र के सिद्धांत निश्चित रूप से सत्य थे। सत्ता में बैठे लोगों ने किसी व्यक्ति के जीन में हेरफेर करने और उनकी विशेषताओं में सुधार करने की एक विधि को नियंत्रित किया। इस रहस्य ने उस पर उतना प्रभाव नहीं डाला जितना दूसरों पर, क्योंकि वे पहले से ही सिस्टम द्वारा दी गई कैंडी से कुछ इसी तरह का आनंद ले चुका था। उसने धैर्यपूर्वक मास्टर ओल्सन की रिकॉर्डिंग सुनी, क्योंकि उसने उसे बड़े पैमाने पर चेतावनी दी थी कि अगर उसने कुछ भी अनुचित किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जा सकता है।
एमिकेस एक प्रवेश स्तर का जीन बूस्ट है जिसे आपके शरीर के पुनर्निर्माण और भविष्य में इंजेक्शन के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। एम सीरीज के अमृत वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं। पहली खुराक का आपकी बुद्धि पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। उनके अत्यधिक प्रभावों के कारण यह अनुशंसा की जाती है कि आप इंजेक्शन के साथ आगे बढ़ने से पहले एक प्रीमियम पोषक तत्व पैक लें। वेस ने अर्कॉन के मेस हॉल से पोषक तत्वों का पैक प्राप्त करने के लिए एक घरेलू बॉट का आदेश दिया। आवश्यक पोषक तत्वों की गूदेदार पट्टी चबाने के बाद उसका पेट जल्दी ही फूल गया। केवल भूखे लोगों ने बिना प्रसंस्करण के संपूर्ण पोषक तत्व पैक खा लिया। बिना किसी देरी के उसने इंजेक्टर का व्यावसायिक सिरा अपनी बाह पर रखा और बटन दबा दिया। गुग अमृत उसकी नसों में जल गया और फैलने से पहले उसकी बाह तक पहुंच गया। तरल पदार्थ ने कुछ ही सेकंड में उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही तरल पदार्थ उन पर एक साथ बह गया, उसका मांस और हड्डियां उत्तेजना से कांपने लगीं। उनके मस्तिष्क पर विशेष जोर दिया गया क्योंकि 30% तक जीन बूस्ट ने अपना रास्ता बना लिया। वेस के फर्श पर गिरते ही कुछ अनिश्चित मिनट बीत गए। जबकि उनका शरीर पुनर्जन्म की पीड़ा से गुजर रहा था, खाली इंजेक्टर चुपचाप धूल में विघटित हो गया, जो धीरे धीरे छोटे कणों में टूट गया जो धूल में बह गए जहाज का वेंटिलेशन। आखिरकार वेस के ठीक होने के बाद आधा घंटा पहले ही बीत चुका था। उसका फूला हुआ पेट एक खाली गड्ढे में बदल गया था। वह निश्चित रूप से एक और निवाला ले सकता है। यह देखने के लिए उत्सुक कि उसने कैसे प्रगति की, वेस ने उसके स्टेटस पर कॉल किया। स्थिति नाम वेस लार्किंसन। पेशा अप्रेंटिस में एक डिजाइनर। विशेषज्ञता कोई नहीं। डिजाइन बिंदु 815 गुण। ताकत 0.8। निपुणता 0.7। धैर्य 0.8। बुद्धिमत्ता 1.3। रचनात्मकता 1। एकाग्रता 1.7। तंत्रिका योग्यता एफ। कौशल विधानसभा अप्रेंटिस 3D प्रिंटर प्रवीणता II। असेंबलर प्रवीणता II। व्यापार शिक्षु कंप्यूटर विज्ञान। अक्षम विद्युत अभियंत्रण। नौसिखिए अंकशास्त्र। अक्षम यांत्रिकी। जर्नीमैन जूरी रिगिंग II। स्पीड ट्यूनिंग II। धातु कर्म। जर्नीमैन मिश्र धातु संपीर्ण तत्व मीमांसा। अक्षम भौतिक विज्ञान। नौसिखिया हल्के कवच अनुकूलन I। मध्यम वजन कवच अनुकूलन II। क्षमताओं सुपर पब्लिश उपलब्ध। वर्ष में एक बार सक्रिय किया जा सकता है। मूल्यांकन एक प्रशिक्षु जिसने में डिजाइन की वास्तविक दुनिया में एक कदम उठाया है। उनकी स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। अपने मिशन को पूरा करने के लिए उनके अधिकांश पुरस्कार उनके विशेषाधिकारों को उन्नत करने में खर्च हुए। यह ऐसा था मानो सिस्टम ने सभी लाभ छीन लिए हों और उसके पास नामात्र का पैसा छोड़ दिया हो। उनकी विशेषताओं के संबंध में एमिकीज जीन बूस्ट ने निश्चित रूप से एक अंतर पैदा किया, हालांकि यह उतना बड़ा नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। उनकी ताकत, सहन शक्ति और बुद्धिमत्ता दोनों को 0.1 की मामूली बढ़त मिली। वेस ने कल्पना की थी कि यह देखकर कोई भी बेहोश हो सकता है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पहले से ही कुछ कैंडी खा चुका था, उसने केवल उभार को देखा और सोचा कि अगला इंजेक्शन लेने के लिए क्या करना होगा। ऐसा कुछ अभी भी पहुंच से बाहर होना चाहिए। क्लिफोर्ड सोसाइटी के पास अधिक जानकारी होनी चाहिए। एक संक्षिप्त शॉवर लेने के बाद वे कपड़े पहनकर अपने बाथरूम से बाहर निकला और अपनी अलमारी के बगल में लगे पूर्ण आकार के दर्पण के पास चला गया। शॉवर के सुखाने के कार्यक्रम ने उसके गहरे भूरे बालों को भी करीने से कंघी किए हुए लुक में स्टाइल कर दिया। उनके सूट का कट उन पर दस्ताने की तरह फिट बैठता था। ये इंटीग्रेव कपड़े सबसे उत्तम माप प्रणालियों के साथ आए थे।
यहाँ तक कि यह बिना उंगली उठाए ही उनकी बदली हुई काया के अनुरूप समायोजित हो गया। वाह, उस जीन वृद्धि ने निश्चित रूप से मेरी शक्ल सूरत को निखार दिया, वेस ने प्रशंसा पूर्वक कहा। यहाँ तक कि सिस्टम ने भी कम से कम उनकी जानकारी में अपने स्टोर से कॉस्मेटिक बूस्ट की पेशकश नहीं की। जीन बूस्ट की शारीरिक वृद्धि ने न केवल उसकी मांसपेशियों को मजबूत किया, बल्कि उसकी शारीरिक विशेषताओं को भी सुचारू कर दिया। उसकी त्वचा के सभी दाग धब्बे गायब हो गए और उसका चेहरा अधिक सुडौल दिखाई देने लगा। हालांकि उन्हें कभी भी हैंडसम नहीं कहा जाएगा, कम से कम उन्होंने खुद को दुबले पतले बेवकूफ लुक से दूर रखा। क्या मुझे दाढ़ी बढ़ानी चाहिए? कोई भी युग हो, चेहरे के बाल हमेशा पुरुषों को एक सम्मानजनक लुक देते हैं अगर उन्हें ठीक से संवारा जाए। भले ही वेस को स्टाइलिंग के बारे में बहुत कम जानकारी थी, फिर भी वे परिष्कृत दाढ़ी को संवारने के लिए अपने जहाज के अद्भुत स्टाइलिंग कार्यक्रम को उधार ले सकता था। मैं बहुत छोटा हूँ। लोग सोचेंगे कि मैं बहुत अधिक प्रयास कर रहा हूँ। वह हाल ही में फ्राइडे कोएलिशन के प्रतिष्ठित मास्टरों में से एक का प्रशिक्षु बन गया। भले ही मास्टर ओल्सन उनके रैंकों में सबसे कम उम्र के लोगों में से एक थे, फिर भी उनके सामने एक उज्जवल भविष्य था। उनकी नई स्थिति उनकी परिभाषित विशेषता बन गई थी। यहाँ तक कि बाराक ओबामा जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति भी कमतर रह गया। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जब भी मुझे आवश्यकता हो, मैं अपना स्टेटस निचोड़ लूं। महत्वाकांक्षा वाले एक डिजाइनर के रूप में वे हमेशा के लिए अपने मास्टर के नाम पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। जो कोई भी उनका बुरा चाहता था, उन्हें रोकने के लिए उन्हें अपनी हैसियत का सहारा लेने में कोई झिझक नहीं थी। खैर, चलो इस जहाज को आगे बढ़ाएं। आर्कन स्टार सेक्टर में यात्रा करने के लिए पर्याप्त ईंधन, भोजन, पानी और हवा से पूरी तरह भरा हुआ था। वेस ने एक नशेड़ी डिट्रिच को पुल पर बुलाया। कूल ब्रिजमैन, अगर थोड़ा कमजोर हो, यहाँ शायद ही कोई आश्रय है, इसलिए बेहतर होगा कि आप प्रार्थना करें कि समुद्री डाकू इस स्थान तक न पहुंचे। डिट्रिच के पास एक मुद्दा था। आर्कन को सबसे पहले अमीरों के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि जहाज में कुछ सुरक्षा शामिल थी। आंतरिक भाग में सौंदर्य शास्त्र को प्राथमिकता दी गई थी। वापस लेने योग्य सुरक्षा केवल एक बिंदु तक ही प्रभावी थी। मैंने यहाँ आपसे कुछ मामलों पर सलाह लेने के लिए कहा था। सबसे पहले, आप जानते हैं कि मैंने प्रतियोगिता के दौरान कुछ लोगों को नाराज किया है, ठीक है? हाँ, आपने निश्चित रूप से बहुत से लोगों को परेशान किया है। भले ही मास्टर ओल्सन ने मुझे अंदर ले लिया, मैं निश्चित नहीं हो सकता कि कोई मुझे लेने के लिए आया है। मैंने अपने नेविगेटर बोर्ड को ब्राइट रिपब्लिक के लिए एक घुमावदार मार्ग तैयार करने का निर्देश दिया है। मानचित्र पर एक नजर डालें। संपूर्ण तारा क्षेत्र का एक प्रक्षेपण दृश्य में दिखाई दिया। एक चमकदार लाल रेखा लीमर प्रणाली से उत्पन्न हुई और हल्की आबादी वाली प्रणाली तक पहुंच गई। ब्राइट रिपब्लिक की सीमा तक पहुंचने तक मार्ग कम भीड़ भाड़ वाली प्रणालियों के बीच घूमता रहा। हमें 56 पड़ाव बनाने हैं, लेकिन फिर भी हम 1 महीने में वापस आ जाएंगे। यात्री जहाजों के विपरीत, हमारा आर्कन यात्रियों के आदान प्रदान के लिए स्टार सिस्टम के आंतरिक भाग की यात्रा में समय बर्बाद नहीं करेगा। हमारा जहाज प्रत्येक तारा प्रणाली के किनारे पर आराम करेगा और उसके एफटीएल होने पर रवाना हो जाएगा। ड्राइव ने साइकिल चलाना समाप्त कर दिया है। एक जहाज एफटीएल से अलग होने के तुरंत बाद उसमें नहीं चढ़ सकता। एफटीएल ड्राइव के लिए कम से कम कुछ घंटों की सफाई, रखरखाव और निरीक्षण की आवश्यकता होती है। सैन्य ग्रेड की गाड़ियां तेजी से चलती थीं, लेकिन निगरानी रखने के लिए एक अनुभवी इंजीनियर की आवश्यकता होती थी। डिट्रिच ने लड़खड़ाते हुए लंबे मार्ग का अर्थ समझने की कोशिश की। मुझे कोई शिकायत नहीं है,
लेकिन क्या हम वास्तव में सभी पोर्ट सिस्टम को छोड़ रहे हैं? हम यहाँ एक बड़ा चक्कर लगा रहे हैं। अगर मुझे अपनी घर वापसी में देरी करनी पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे दुश्मन मेरे कार्यक्रम की भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। सेक्टर में बहुत सारे स्टार सिस्टम थे। किसी के अनुमान को गड़बड़ाने के लिए वेस ने जानबूझकर अपने नियोजित मार्ग में निर्जन प्रणालियों को शामिल किया। इन प्रणालियों को शामिल करने के साथ जो कोई भी उसका पता लगाना चाहता था, उसे प्रत्येक हॉप पर हजारों जहाजों को समर्पित करना पड़ता था। उन्होंने नहीं सोचा था कि कोई भी एक मामूली अप्रेंटिस में एक डिजाइनर के लिए इतने सारे जहाजों को मोड़ने के लिए पागल होगा। दूसरी चीज जिस पर मैं आपका इनपुट चाहूंगा वे है इस जहाज का नाम। हम किसी अन्य पोर्ट सिस्टम पर नहीं जाएंगे, इसलिए नाम पंजीकृत करने का यह हमारा एकमात्र मौका है। वेस अपने आर्कन को एक सम्मानजनक नाम उपहार में देना चाहता था। प्राइड कोएलिशन और ब्राइट रिपब्लिक दोनों के कानूनों के अनुसार जब तक वे कोई आपत्तिजनक बात लेकर नहीं आता, वे कोई भी नाम ले सकता है। एक जहाज आपकी निजी मशीन की तरह है। यह आपकी पहचान का हिस्सा है। डायट्रिच ने बुद्धिमानी से समझाया, मानो शराब ने उसे और अधिक स्मार्ट बना दिया हो। बात यह है कि अर्कॉन पहले से ही एक जानवर है। कुछ अच्छा खोजने के लिए आपको अपनी खोपड़ी फोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ नामों को आगे पीछे फेंकने के बाद वेस ने अंततः बाराकोडा पर निर्णय लिया। जहाज पहले से ही मछली की तरह दिखता था, इसलिए नाम उसके लिए एक दस्ताने की तरह फिट बैठता था। बिना ज्यादा मेहनत किए भी यह काफी अच्छा लग रहा था। लीमर के यातायात नियंत्रण को नाम देने के बाद वेस को तुरंत एक सूचना मिली कि उन्होंने नामकरण को मंजूरी दे दी है। जहाज की चमकीली सफेद सतह पर मोटे काले फॉन्ट में नया नाम प्रदर्शित करने से पहले उसके जहाज के किनारे एक पल के लिए चमक उठे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अमीर लोग इन खिलौनों पर एक के बाद एक अच्छा पैसा फेंकना पसंद करते हैं। डायट्रिच ने ईर्ष्या के संकेत के साथ टिप्पणी की, इस तरह के जहाज के साथ आपको परेशानी के बारे में कभी चिंता नहीं होगी। बाराकोडा का व्यापक स्वचालन उसका सबसे बड़ा विक्रय बिंदु था। वेस इस जहाज को अपने कब्जे में रखने के लिए कृत संकल्प था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे इस पैसे के गड्ढे में कितना पैसा फेंकना पड़ा। जहाज के उपयोग में आसानी ने उसे कई बाहरी लोगों को शामिल किए बिना उसे बनाए रखने की अनुमति दी। अगर कुछ भी होता है तो वह बचने का एक अच्छा साधन है। तनाव से भरी आकाशगंगा में कोई भी ग्रह सुरक्षित नहीं था। यहाँ तक कि ब्राइट रिपब्लिक जैसे शांत और उबाऊ राज्य को भी कई खतरों का सामना करना पड़ा। जहाज आसमान में चढ़ गया। वेस ने लीमर 2 को विदाई दी क्योंकि बाराकोडा आसानी से ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बच गया। लीमर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा दावा किया गया द्वीप समूह धीरे धीरे ग्रह के वायुमंडल के बादलों और धुंध के नीचे आ गया। अगले कुछ घंटों तक वेस ने नेविगेटर बोर्ड का अवलोकन किया क्योंकि यह लीमर 2 की कक्षा के पास भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक को कुशलतापूर्वक पार कर गया। यह अक्सर सिस्टम के ट्रैफिक नियंत्रण के लिए स्वचालित अनुरोध भेजता था और अपने निर्दिष्ट मार्गों पर अपडेट प्राप्त करता था जो इसे स्टार सिस्टम के किनारे तक ले जाता था। एक छोटे और फुर्तीले कारवेट के रूप में बाराकोडा को आंतरिक प्रणाली से बिल्कुल किनारे तक यात्रा करने में केवल आधे दिन की आवश्यकता थी। आश्चर्यजनक रूप से सिस्टम के सुरक्षा बल ने केवल एक सरसरी स्कैन के बाद उनके प्रस्थान को मंजूरी दे दी। उनके निरीक्षक जहाज पर चढ़े ही नहीं थे। ऐसा लगता है कि एक प्रशिक्षु के रूप में अपनी स्थिति का प्रदर्शन करना काफी उपयोगी है। ये फटील ड्राइव बिना किसी समस्या के एक अलग आयाम में परिवर्तित हो गई। बाराकोडा अपने रास्ते पर था। थोड़ा अनिश्चित महसूस करते हुए वेस ने जहाज के निदान के लिए फोन किया।
हालांकि वह विवरण नहीं समझ सका। ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई विसंगति नहीं मिली। उसका जहाज फटने वाला नहीं था। अब जब मेरे पास कुछ खाली समय है तो मैं क्लिफोर्ड सोसाइटी पर भी नजर डाल सकता हूँ। तकनीकी रूप से मास्टर ओल्सन लीमर में केवल एक अतिथि प्रोफेसर थे। अपने प्रवास की छोटी अवधि के बावजूद उन्होंने लीमर के साथ कई समझौते किए जिससे उनके प्रशिक्षुओं और शिष्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को सुचारू किया गया। इस प्रकार जब वे अपने स्टेट रूम में लौटे और सोसाइटी के वर्चुअल पोर्टल पर गए तो कमरे का प्रक्षेपण जीवंत हो गया। एक जीवंत दुनिया अस्तित्व में आई। अत्यधिक उन्नत प्रोजेक्टर और अन्य प्रणालियों ने दृश्यों, ध्वनियों और गंधों से भरे एक बहुत ही यथार्थवादी वातावरण का अनुकरण किया। एक देवता की तरह अपने उपासकों को देखते हुए वे एक बादल पर खड़ा था जो एक विशाल और कम आबादी वाली पर्वत श्रृंखला को देखता था। कुछ क्षण बाद एक और व्यक्ति सामने आया। आह, स्वागत है। मैं तुम्हारी उम्मीद कर रहा था। अधेड़ उम्र का आदमी, क्या आप अपने नए जहाज का आनंद ले रहे हैं? जब हमें पता चला कि आपको यह पुरस्कार मिला है तो हमने कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ दी हैं। उस व्यक्ति ने बहुत अधिक विस्तृत शैली में परिष्कृत इंटीग्रेव कपड़े पहने थे। कस्टम आभूषणों ने उनके सूट जैकेट को सजाया जटिल ज्यामितीय पैटर्न। उसकी छाती पर नीले गुलाब को घेरने वाली मुट्ठी का प्रतीक चिपका हुआ था। वेस ने इसे मास्टर ओल्सन के व्यक्तिगत मास्टर मार्क के रूप में पहचाना, जो उनके डिजाइनों को चिह्नित करने के लिए एमटीए द्वारा सौंपा गया एक विशेष प्रतीक है। क्या आप मेरे सीनियर हैं? यह सही है। मैं होरेशियो वेकलान हूँ। मैं कार्मेन का सबसे पुराना प्रशिक्षु और उनके निजी सहायकों में से एक हूँ। मैं अपने अधीनस्थों पर नजर रखने और उनकी जरूरतों का प्रबंधन करने का प्रभारी हूँ। होरेशियो ने अपने हाथों से इशारा करते हुए अपना आभासी संपर्क विवरण वेस को दिया। यदि आपके कोई सवाल है तो मुझसे संपर्क करें। आप कार्मेन को किसी मामूली मुद्दे से परेशान नहीं करना चाहेंगे। वह अपना समय बर्बाद करने वाले बेवकूफों के प्रति काफी उदासीन नजरिया रखती है। केवल मास्टर ओल्सन का कोई करीबी ही उन्हें उनके पहले नाम से बुलाने की हिम्मत कर सकता था। वेस ने निर्णय लिया कि होरेशियो से परिचित होने में कोई हर्ज नहीं है। क्या आप मुझे क्लिफोर्ड सोसाइटी से परिचित करा सकते हैं? निश्चित रूप से, क्यों? इसीलिए मैं यहाँ हूँ। यदि आप मेरा अनुसरण करेंगे तो हम नीचे उतरेंगे और आभासी सुविधाओं का दौरा करेंगे। यदि आप जानते हैं कि कहाँ देखना है तो वहाँ बहुत सारे छिपे हुए रत्न हैं। कुछ इशारों के माध्यम से वेस ने सीखा कि अपने आभासी शरीर में कैसे उतरना है। उसने होरेशियो का नीचे की ओर पीछा किया। वह इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मेक डिजाइनरों की यह विशिष्ट सोसाइटी क्या पेशकश करती है। अध्याय 108। क्लिफोर्ड सोसाइटी पहाड़ों के ऊपर और उसके आसपास बनी आभासी संरचनाएं उल्लेखनीय रूप से विविध थीं। कुछ का आकार प्राचीन मंदिरों जैसा था, जबकि अन्य नवीनतम वास्तुकला से उधार लिए गए थे। क्या आप सोच रहे हैं कि कुछ भी मेल क्यों नहीं खाता? सोसाइटी को सख्त नियंत्रण लगाने की आदत नहीं है। आखिरकार हम कोनसू कबीले नहीं हैं। स्क्वायर रैंक से ऊपर के प्रत्येक सदस्य को इस पर्वत श्रृंखला में स्थायी संरचना बनाने का अधिकार है। आपकी रैंक जितनी ऊंची होगी, आपका व्यक्तिगत स्थान उतना ही बड़ा होगा। यह पता चला कि क्लिफोर्ड सोसाइटी ने अपने सदस्यों को एक साधारण पदानुक्रम में स्थान दिया। सबसे निचले पायदान पर स्क्वायर शामिल थे। उन्होंने सबसे बड़ा सदस्य समूह बनाया क्योंकि हर साल लीमर ओपन प्रतियोगिता में शीर्ष 500 में से कई ने इसमें शामिल होने का विकल्प चुना। उनके पास सोसाइटी के संसाधनों तक केवल बुनियादी स्तर की पहुंच थी, लेकिन उथली पृष्ठभूमि वाले डिजाइनरों के लिए यह रेगिस्तान में एक गुलिस्तान था।
अधिक विशिष्ट सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए उन्हें मिशनों के माध्यम से योग्यता अर्जित करनी पड़ी। अगला कदम शूरवीरों का था। स्क्वायर को शायद ही कभी इस पद पर पदोन्नत किया जाता है। अधिकांश प्रशिक्षु, शिष्य और नियमित मध्य रैंक वाले में एक डिजाइनर शूरवीर थे। उन्होंने काफी प्रभाव डाला और सोसाइटी के विशिष्ट पुस्तकालयों, मिशन हॉल और प्रतिबंधित व्याख्यानों तक अधिक व्यापक पहुंच का आनंद लिया। जैसे ही वेस ने इस रैंक के साथ समाज में प्रवेश किया, होरेशियो ने उसे इस स्थिति के साथ क्या उम्मीद की जाए इस बारे में बेहतर विचार दिया। जब तक आप कुछ करना नहीं चाहते, स्क्वायर के साथ घुलने मिलने की जहमत न उठाएं। आप मिशन हॉल में एक मिशन सौंप सकते हैं और एक छोटा सा इनाम संलग्न कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि सैकड़ों छोटे बदमाश आपके काम में जुट जाएंगे। ऐसा प्रतीत हुआ कि होरेशियो ने स्क्वायर के बारे में बहुत ही खराब विचार रखा। इस वर्ष के शीर्ष 500 की मिश्रित संरचना को ध्यान में रखते हुए वेस को अपना तिरस्कार समझ में आया। प्रतियोगिता के अजीब प्रारूप के कारण बहुत से अयोग्य मेक डिजाइनर भाग गए थे। ये भाग्यशाली कमीने शायद बाद में अपनी प्रतिभा और कार्यनीति की कमी के कारण स्थिर हो गए। अपने साथियों के साथ बातचीत करना सबसे अच्छा है। प्रत्येक शूरवीर एक असाधारण व्यक्ति है जिसने अपनी रैंक अर्जित की है, जबकि आप मिशनों को पूरा करके उबाऊ तरीके से योग्यता अर्जित करने में सक्षम हैं। अपने साथी शूरवीरों के साथ ज्ञान या सहायता के लिए व्यापार करना अधिक सुविधाजनक है। जब होरेशियो ने उन्हें मिशन हॉल में निर्देशित किया, तो वेस को पता चला कि उन्होंने मिशन हॉल को क्यों खारिज कर दिया। शूरवीरों के लिए उपयुक्त कई मिशन महीनों या वर्षों तक चले। उनमें एक बिगड़ैल लड़के को तब तक पढ़ाना जैसे मिशन शामिल थे जब तक कि वह में एक डिजाइन में डिग्री के साथ सफलतापूर्वक स्नातक न हो जाए। इस तरह के मिशन में 5 साल बाद सफल होने पर लेने वाले को 50 योग्यताओं से पुरस्कृत किया जाता था। 50 गुणों का मूल्य कम मत समझो। हालांकि कोल्स में कोई प्रत्यक्ष समकक्ष नहीं है। आप जैसे शूरवीर अक्सर एक योग्यता को 10 लाख कोल्स के रूप में मानते हैं। इसका मतलब यह था कि एक योग्यता कम से कम 100 मिलियन ब्राइट क्रेडिट के बराबर थी। वह इतने पैसे से 4 माह के एंटनी मेक बना सकता था। एक शूरवीर के रूप में आप प्रति मानक वर्ष 10 योग्यताओं के हकदार हैं। यह केवल आपको परेशान करने के लिए पैसे का खेल है। योग्यता के मूल्य को स्पष्ट करने के लिए आइए पुस्तकालयों पर एक नजर डालें। सोसाइटी के पुस्तकालय परिसर ने पूरे पठार पर कब्जा कर लिया। कई अलग अलग ग्रीको रोमन संरचनाओं ने ज्ञान के विभिन्न स्तरों की पेशकश की। स्टार लाइब्रेरी स्क्वायर के लिए थी और इसमें नौसिखिए से लेकर प्रशिक्षु स्तर तक की किताबें और लेख शामिल थे। एक शूरवीर के पास हर किताब तक अप्रतिबंधित पहुंच थी। मून लाइब्रेरी ने ज्ञान प्रदान किया। इसके कैटलॉग की किताबें और लेख उन पाठ्य पुस्तकों की तुलना में उच्च स्तर के थे जिन्हें वेस ने पहले खुले बाजार से खरीदा था। इसकी अधिकांश पुस्तकें ट्रेवेलमैन स्तर की थीं, हालांकि सबसे ऊपरी मंजिल पर वरिष्ठ स्तर की पुस्तकें भी उपलब्ध थीं। वेस जैसे शूरवीरों को गुणों का आदान प्रदान करना पड़ा किसी पुस्तक की आभासी प्रतिलिपि प्राप्त करें। ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए वह उन्हें केवल विशेष सुरक्षित टैबलेट पर ही प्राप्त कर सकता था। इन टैबलेटों में प्रचुर मात्रा में एन्क्रिप्शन और कॉपी सुरक्षा के अन्य रूप मौजूद थे। उनके काम करने का तरीका बहुत अजीब था। यदि वेस कोई किताब पढ़ना चाहता था तो उसे अपने डीएनए के अनुरूप एक विशेष तंत्रिका कैप्सूल निगलना पड़ता था, जो टैबलेट पर प्रदर्शित निरर्थक पैटर्न को पढ़ने के लिए अस्थायी रूप से उसकी ऑप्टिक तंत्रिकाओं को पुनः कॉन्फ़िगर करता था। उसका मस्तिष्क स्वचालित रूप से टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं और प्रतीकों की व्याख्या सुपाठ्य शब्दों में कर देगा। सोसाइटी ने शूरवीरों को केवल 20 तंत्रिका कैप्सूल प्रदान किए।
इसका मतलब यह हुआ कि वेस को पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए केवल 20 प्रयास मिले। यदि उसे तंत्रिका कैप्सूल का एक और बैच चाहिए तो उसे अधिक भुगतान करना होगा। जैसा कि आप वेस को देख सकते हैं, मूलभूत ट्रेवेलमैन स्तर की किताबों में शूरवीरों के लिए केवल एक योग्यता होती है। अधिक उन्नत पुस्तकें 5 से 50 गुणों तक होती हैं। जहां तक वरिष्ठ स्तर की पुस्तकों की बात है, तब तक इसके बारे में तब तक न सोचें जब तक आप कम से कम 1000 योग्यताएं अर्जित न कर लें। यहाँ तक कि वेस को भी यदि 1000 पुण्य अर्जित करना है तो उसे 10 साल का मिशन पूरा करना होगा। कुछ मिशनों के लिए अधिक भुगतान करना पड़ा या वे कम समय तक चले, लेकिन उनमें बहुत अधिक खतरे भी शामिल थे। उनमें से कुछ मिशनों ने अधिग्रहणकर्ताओं को सक्रिय संघर्षों के बीच में डाल दिया। संरचना छोड़ने के बाद होरेशियो वेस को सबसे शानदार पुस्तकालय के सामने ले गया। सन लाइब्रेरी लीमर के मेक डेवलपमेंट फैकल्टी की पवित्र कब्र है। एलआईडी के प्रत्येक प्रोफेसर ने कम से कम एक पुस्तक दान की है। इन वर्षों में इसने जितना ज्ञान एकत्रित किया है वह बहुत भयावह है, भले ही इसका अधिकांश भाग पुराना हो। क्या आपको कभी इस पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला है? वेस ने उत्सुकता से पूछा। होरेशियो काफी बूढ़ा लग रहा था। उन्होंने कई वर्षों तक मास्टर ओल्सन के अधीन काम किया होगा। होरेशियो ने अपनी छाती फुला ली। मैंने कुछ वर्ष पहले मास्टर ओल्सन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया था। मुझे सन लाइब्रेरी से एकल पुस्तक तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त हुआ। ओह, आप कल्पना नहीं कर सकते कि प्रत्येक पृष्ठ में कितनी प्रतिभा छिपी हुई है। उनकी विशिष्टताओं का सार अनुभव करना एक अद्भुत अवसर है। अहम जब उसे एहसास हुआ कि उसकी भावनाएं उस पर हावी हो गई हैं तो उसे अजीब तरह से खांसी आई। उन्होंने जल्द ही एक मिलनसार वरिष्ठ के रूप में अपना संयम वापस पा लिया। इस लाइब्रेरी का ज्ञान आप जैसे युवा मशीन डिजाइनरों के लिए बेहद खतरनाक है। जब तक आपने बहुत अधिक अनुभव प्राप्त नहीं कर लिया है और अपने डिजाइन दर्शन को एक मजबूत डिग्री तक सीमित नहीं कर लिया है, तब तक बेहतर होगा कि आप छुपकर न देखें। वेस ने सहमति में सिर हिलाया, हालांकि उन्होंने कुछ संदेह व्यक्त किया। किताबों जैसी मासूम चीज एक मशीनी डिजाइनर के दिमाग को कैसे तोड़ सकती है? वे पर्वत श्रृंखला से नीचे उतरे और एक शहर में प्रवेश किया। पहाड़ की चोटियों पर विविध मिश्रण के विपरीत शहर एक उचित मध्ययुगीन महल बस्ती जैसा दिखता था। नकली लोगों ने इस दृश्य में बहुत सारी आजीविका जोड़ी, हालांकि उन सभी ने सोसाइटी के सदस्यों को इस तरह नजरअंदाज कर दिया जैसे कि उनका अस्तित्व ही नहीं था। यह वह जगह है जहां स्क्वायर एक आभासी घर या स्टोरफ्रंट किराए पर ले सकते हैं। यह सबसे सामंजस्यपूर्ण वातावरण नहीं है, लेकिन यदि वे अपनी सेवाओं का विज्ञापन करना चाहते हैं तो यह उनमें से अधिकांश के लिए पर्याप्त है। कई व्यापारियों ने योग्यता के लिए सामान की पेशकश करने वाले स्टोर या स्टॉल स्थापित किए थे। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नौकरी पर रखे जाने की उम्मीद में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया, जिसमें पर्याप्त योग्यता हो। इन प्रतिभाशाली मेक डिजाइनरों को कुछ खूबियों के लिए खुद को कमजोर करते हुए देखकर वेस को पता चला कि दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है। क्लिफोर्ड सोसाइटी में शामिल होने वाले स्क्वायर्स ने नीचे से शुरुआत की और उन्हें ऊपर की ओर अपना रास्ता बनाना पड़ा। इसने उन्हें उन कठोर परिस्थितियों की याद दिला दी जिनसे एलआईटी के छात्रों को जीवित रहने के लिए गुजरना पड़ता था। यदि आपके पास जनशक्ति की कमी है तो ये जासूस उत्कृष्ट जासूस साबित होते हैं। समाज हम सभी को एक सूत्र में बांधता है। इसकी सीमा के भीतर किए गए किसी भी अनुबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियम बहुत सख्त हैं। वे अपने दौरे के अंतिम गंतव्य पर पहुंच गए। होरेशियो वेस को एक महंगे बाजार में ले गया था जहां शूरवीरों और उससे भी उच्च रैंक के लोगों ने अपने स्वयं के स्टोरफ्रंट स्थापित किए थे।
गुणों के साथ लगभग किसी भी चीज का आदान प्रदान किया जा सकता है। पूर्ण मेक डिजाइन से लेकर अत्यधिक उन्नत मेक के मलबे तक, जब तक आपके पास गुण थे, यह आपका था। जब वेस निर्माण उपकरण बेचने वाली एक दुकान के सामने रुका तो उसकी आंखें चौड़ी होगी। वह एक अच्छा 3D प्रिंटर है। मशीन पर नजर पड़ते ही होरेशियो ने टिप्पणी की, यह गठबंधन में आम तौर पर पाया जाने वाला एक मानक प्रिंटर था। यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यह आपकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होना चाहिए। 500 गुणों की भारी कीमत ने वेस को हतोत्साहित कर दिया। ऐसे कई तरीके नहीं थे जिनसे वह इतनी जल्दी इतनी पुण्य अर्जित कर सके। उसने अनिच्छा से चमकदार खिलौनों को छोड़ दिया और होरेशियो का अनुसरण किया क्योंकि उसने सबसे उल्लेखनीय दुकानों की ओर इशारा किया था। जब वे एक फव्वारे पर पहुंचे तो दौरा समाप्त हो गया। होरेशियो ने अपनी जेब के अंदर हाथ डाला और एक योग्यता टिकट प्राप्त किया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे फव्वारे में फेंक दिया। लोग कहते हैं कि यदि आप फव्वारे में कुछ गुण डाल दें तो आपको कुछ भाग्य प्राप्त हो सकता है। जब होरेशियो ने वेस की ओर देखकर मुस्कुराया, जब उसने बर्बादी को हतप्रभ देखा। आप शायद सोचे कि मैं एक आभासी वस्तु को एक आभासी फव्वारे में व्यर्थ ही फेंक रहा हूं। यदि आप मानते हैं कि मल्टीवर्स निश्चित है और भौतिक नियमों के एक परिभाषित सेट का पालन करता है, तो आप सही हो सकते हैं। वेस अनुमान लगा सकता था कि वह क्या कहना चाह रहा था। यह एक प्रकार का छिपा हुआ परीक्षण भी हो सकता है। मेरा मानना है कि हमने केवल अपनी वास्तविकता के कामकाज को नजरअंदाज किया है। हमें बहुत कुछ सीखना है, उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे एक मूल्यवान मेरिट टिकट को फव्वारे के पानी में फेंक दिया। अंदर ही अंदर वह इस नुकसान से कराह उठा। उनमें केवल 9 खूबियां बची थीं। उनके गाइड ने कुछ नहीं कहा और बस देखते रहे। एक बार जब टिकट पूरी तरह डूब गया तो वे तैरने लगा। इस छोटे से दौरे के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें और जर्नीमैन में एक डिजाइनर बनने के लिए कड़ी मेहनत करें। एक बार जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपको टाइटेनियम गार्डन तक पहुंच प्राप्त होगी, जो कार्मेन का विशेष पोर्टल है। यह क्लिफोर्ड सोसाइटी जितना जीवंत नहीं है, लेकिन यह विशेष संसाधन प्रदान करता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। टाइटेनियम गार्डन एक आभासी पोर्टल और मास्टर ओल्सन के गृह पर एक भौतिक स्थान दोनों के रूप में मौजूद था। मास्टर ओल्सन के तेजी से बढ़ने का श्रेय वर्मीर ग्रुप को दिया गया, लेकिन उनकी सच्ची निष्ठा अधिक जटिल थी। उन्होंने गठबंधन के भीतर अन्य समूहों के आकाओं के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी की और सभी अंतर गठबंधन युद्धों में तटस्थ रुख बनाए रखा। संक्षेप में, उसका हर जगह स्वागत हुआ। जबकि वे क्लिफोर्ड सोसाइटी के पदानुक्रम पर चढ़ सकता था, यह कार्नेगी समूह के लिए उस पर प्रभाव डालने का एक तरीका बना रहा। अगर वह 2 समूहों के बीच की जटिल राजनीति में शामिल हो गए तो यह गड़बड़ हो जाएगी। यदि उसे कोई विकल्प चुनना था तो उसके लिए वर्मीर समूह का पक्ष लेना बेहतर था। फिर भी, एक विदेशी के रूप में, वेस को उम्मीद थी कि वे इस नाले से बाहर रहेगा और ब्राइट रिपब्लिक में चुपचाप अपना मैच विकसित करेगा। अभी के लिए, क्लिफोर्ड सोसाइटी जो पेशकश कर रही है उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। होरेशियो ने वेस को ईमानदारी से सलाह दी। निचले स्तर के मेक डिजाइनरों को वे जो संसाधन प्रदान करते हैं वह काफी व्यापक है। एक ठोस आधार विकसित करना सुनिश्चित करें और एक समय में एक कदम पर अपनी विशिष्टताएं विकसित करें। हालांकि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अधिकतम 1 दशक में ट्रेवेलमैन तक पहुंच जाएंगे। वेस को यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि यदि वे उस अनुरोध को पूरा करने में विफल रहा तो क्या होगा। अपने स्वामी के अपमान के रूप में उससे उसकी प्रशिक्षुता छीन ली जाएगी और कूड़े के टुकड़े की तरह बाहर निकाल दिया जाएगा।
समझा। मैं यथासंभव कड़ी मेहनत करना सुनिश्चित करूंगा। एक और बात, यदि आप अपनी पढ़ाई में अटके हुए हैं, यदि आपको कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। ध्यान रखें कि मेरे पास भी समय कम है, इसलिए बेहतर होगा कि आपके पास कुछ खूबियां हों। इससे उसके पास बाहर निकलने का एक रास्ता बच गया। अगर वह बिल्कुल फंस गया हो, वेस को अपने कौशल को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम पर निर्भरता के कारण अक्सर होरेशियो से परामर्श करने की उम्मीद नहीं थी। एक इंसान की तरह किताबें रटने का आकर्षण तब खत्म हो जाता है जब वह बस कुछ डीपी खर्च कर एक नए कौशल पर पूरी महारत हासिल कर लेता है। खैर, मैं शायद इस किताब से कुछ सीख लूंगा क्योंकि मेरे पास डीपी की कमी है। होरेशियो के चले जाने के बाद वेस भी नकली वातावरण से बाहर निकल गया। वह बाद में कुछ किताबें उधार ले सकता था। पहले उसे वह चीजें खत्म करनी थीं जो उसने पहले खरीदी थीं। लीमर में इतनी सारी लड़ाइयों से गुजरने के बाद वेस को कुछ सिद्धांतों पर दोबारा गौर करके अपने नए लाभ को मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई जिसे वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। जब बाराकोडा ब्राइट रिपब्लिक की ओर जा रहा था तो यह समय बिताने का एक अच्छा तरीका था। अध्याय 109, योजनाएं बनाना। बाराकोडा ने चुपचाप तारों को पार किया। आउट ऑफ द स्टार सिस्टम का दौरा करके बाराकोडा अधिकांश हलचल से बच गया। इससे हॉप्स की एक शांत श्रृंखला शुरू हो गई क्योंकि बाराकोडा ने कुछ घंटों के डाउन टाइम के साथ अपनी F30L ड्राइव को चालू रखा। जबकि डिट्रिक लगातार जहाज की शराब का नमूना ले रहा था, वेस ने लीमर से अपने लाभ को मजबूत किया। प्रतियोगिता के दौरान दबाव और समय की कमी के कारण उन्हें अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना पड़ा। अपनी प्रेरित अवस्था में उन्होंने कई जोखिम भरे डिजाइन विकल्प चुने जिससे उन्हें डिजाइन और कार्यान्वयन पर एक नया दृष्टिकोण मिला। भले ही सिस्टम मेरे दिमाग में ज्ञान की पूरी लाइब्रेरी भर दे, फिर भी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैंने सोचा था कि सिस्टम के माध्यम से अपग्रेड करने के बाद मैंने ट्रेवेलमैन यांत्रिकी में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि यह सिर्फ शुरुआत है। भले ही वह अभी भी सिस्टम पर निर्भर थे, फिर भी किताबें उनके लिए उपयोगी रहीं। ज्ञान के विभिन्न स्रोतों ने विपरीत दृष्टिकोण प्रदान किए। कुछ लोगों ने उन मुद्दों पर प्रकाश डाला जिनकी दूसरों ने उपेक्षा की। वेस कभी भी बहुत अधिक किताबें नहीं पढ़ सके, हालांकि व्यवहार में उन्हें अभी भी आजीविका के लिए काम करने की जरूरत थी। जब उसने सोचा कि घर लौटने पर उसे क्या सामना करना पड़ सकता है तो उसने आप भरी। जबकि गठबंधन के उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने केवल उनकी स्थिति पर भौहें उठाईं, गणतंत्र के हिक्स उनके साथ वेसियन राजा की तरह व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, वेस को यकीन था कि वह अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए अपनी हैसियत का लाभ उठा सकता है। मैकेनिकल उद्योग में ब्रांड और प्रतिष्ठा सबसे अधिक मायने रखती है। वे भी उसकी गर्दन पर बेड़ियों की तरह लटक गए। उनके द्वारा बेचे गए किसी भी डिजाइन को उत्कृष्टता के न्यूनतम मानक को पूरा करना होगा। वह कुछ भी जारी किया गया जो कमी निकला उसका असर न केवल उस पर बल्कि उसके मालिक पर भी पड़ेगा। वह बाराकोडा के अपने गंतव्य पर पहुंचने तक इंतजार नहीं करना चाहता था। वेस ने अपना कुम उठाया और अपने संपर्कों की सूची तलब की। उनकी उंगली कार्लोस शॉ के नाम पर घूम गई। क्लिफोर्ड सोसाइटी के स्क्वायर्स की तुलना में, जो काम पर रखने की भीख मांग रहे थे, कार्लोस बहुत कम पड़ गए। कुछ मिनटों के विचार के बाद वेस ने फैसला किया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना चाहता है जिस पर वह केवल गुणों के लिए भरोसा करता है। मेरा पहला कर्मचारी वह होना चाहिए जिसके साथ मैं भागीदार के रूप में व्यवहार कर सकूं। मैं अपने भविष्य के अधीनस्थों को प्रबंधित करने में परेशान होने के लिए नए डिजाइनों के साथ आने में बहुत व्यस्त रहूंगा। कार्लोस के साथ
वे उसके बढ़ते व्यवसाय पर नजर रखते हुए मेरे होरेशियो के रूप में कार्य कर सकता था। वे अपने व्यवसाय के पैमाने को बढ़ाने को लेकर दुविधा में थे। उपकरण की लागत का जिक्र न करते हुए वे अपना ध्यान विभाजित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लीमर में अपनी कठिन परीक्षा के बाद उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण प्राप्त किया। प्रत्येक महान मेक डिजाइनर को आगे बढ़ने के लिए संसाधनों के पहाड़ की आवश्यकता होती है। एक समय में एक मशीन को डिजाइन करने और बनाने में बहुत अधिक समय लगता था और केवल सीमित मात्रा में राजस्व प्राप्त होता था। यदि वे अपनी समय सारणी में तेजी लाना चाहता था तो उसे पूर्ण नियंत्रण और जिम्मेदारियों को सौंपने की आवश्यकता को छोड़ना होगा। हालांकि उसने अभी तक अपनी कार्यशाला का विस्तार शुरू नहीं किया था, वे कार्लोस को जल्दी लाना चाहता था। उसकी उंगली ने नाम दबाया, जिससे उसका कुम गैलेक्टिक नेट से जुड़ गया और उसकी कॉल को स्टार सेक्टर में रूट कर दिया गया। बाराकुडा के क्वांटम उलझाव नोड ने उसे जहाज के एफटीएल मोड में यात्रा करने के कारण होने वाली किसी भी गड़बड़ी के बिना गैलेक्टिक नेट से सफलतापूर्वक जुड़ने की अनुमति दी। वेज, उसकी आंखें आशा से चमक उठीं। यह तुम्हें फिर से देखा तो अच्छा लगा। मैंने घर पर आपका प्रदर्शन देखा है, पेट्रिसिया, और आपने वास्तव में हमारे छोटे से गणतंत्र को प्रसिद्ध बना दिया है। आप दोनों अब हीरो हैं। यह बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मैंने आपको अपनी उपलब्धियों पर आराम करने के लिए नहीं बुलाया है। उन्होंने कार्लोस को अपनी भविष्य की विस्तार योजनाओं के बारे में संक्षेप में बताया। हालांकि उन्होंने अपने दोस्त को चेतावनी दी कि गेंद को पटरी पर लाने में 1 या 2 साल लग सकते हैं। कार्लोस बीच में बेकार नहीं बैठे रहेंगे। यह एक बड़ा ऑफर है, कार्लोस ने भावुक होकर उत्तर दिया। अंततः मैं अपनी मूर्खतापूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण नौकरी को अलविदा कह सकता हूँ। मैं आपको पूर्णकालिक में एक डिजाइनर बनने के लिए नियुक्त नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अभी तक अपनी उम्मीदें न पालें। अभी के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी असेंबली और निर्माण क्षमताओं को बेहतर बनाएं। जब भी मुझे कोई नियमित ऑर्डर मिलेगा तो आप मेरी मशीनें अपने कब्जे में ले लेंगे। चिंता मत करो वेज। गुणवत्ता नियंत्रण में काम करने के बाद मैंने उन सभी तरीकों को सीख लिया है जिनसे निर्माण प्रक्रिया गलत हो सकती है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मैं लापरवाही नहीं बरतूंगा। कार्लोस के साथ अपनी बात खत्म करने के बाद वेस ने फोन रख दिया और अपनी चचेरी बहन मेलिंडा को फोन किया। हाय मेलिंडा, क्या मैंने बुरे समय में फोन किया था? मैं अभी भी ड्यूटी पर हूँ, लेकिन मेरे बॉस को छोटी छुट्टी से कोई आपत्ति नहीं है, मेलिंडा ने कहा जब वह अपनी प्लानिटरी गार्ड वर्दी के साथ खिलवाड़ कर रही थी। अब आप घर पर वापस आ गए हैं, मैंने सुना है। मैंने आपको फोन किया क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैं अभी भी जांच के दायरे में हूं। उसकी एक मशीन का उपयोग बेनथाइम में अत्याचार करने के लिए किया गया था। आखिरी बार उसने सुना, रिपब्लिक के जांचकर्ता बहुत ठोस बातचीत के लिए वेस को लाना चाहते थे। आपसे जुड़ी सभी पूछताछ बंद हो गई हैं, मेलिंडा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपकी प्रभावशाली उपलब्धि ने जांचकर्ताओं को डरा दिया। उन्होंने रातों रात अपना रुख बदल लिया और चुपचाप अपने विचार वापस ले लिए। एक मास्टर मेक डिजाइनर का प्रभाव इतना भयानक था कि लोग सक्रिय रूप से उसके रास्ते से हट गए। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे दूसरों के लिए कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। परिवार क्या सोचता है? दादाजी को आप पर हमेशा की तरह गर्व है। बाकी के लिए, ठीक है, हम मेज के महत्व को जानते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि लार्किंसन की ओर से कोई सार्थक प्रभाव डालने के लिए आप अभी भी बहुत छोटे हैं। मेलिंडा का आकलन सच निकला। सिर्फ इसलिए कि वे एक प्रशिक्षु बन गया इसका मतलब यह नहीं है कि उसने बहुत अधिक व्यक्तिगत प्रभाव डाला। मास्टर ओल्सन की अपनी गरिमा थी।
वह अपना ध्यान छोटे और कमजोर गणराज्य की ओर नहीं लगाएगी और उनके मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू नहीं करेगी। कुछ छोटी मोटी बातचीत के बाद वेस ने कॉल समाप्त कर दी ताकि मेलिंडा अपने कर्तव्यों पर वापस लौट सके। उन्होंने अपने ब्रोकर को आखिरी कॉल की। मार्सेला बोलिंगर का गठीला चेहरा एक दिलचस्प अभिव्यक्ति के साथ वेस को घूर रहा था। आपने काफी लंबी छलांग लगाई है। मुझे नहीं लगा कि आप लीमर में शो चुराने में सक्षम हैं। मेच के डीलर के रूप में मार्सेला को मेक के बारे में सामान्य मेक पायलट की तुलना में कहीं अधिक जानकारी थी। मार्क एंटनी को डिजाइन करने वाले वेस कभी भी लीमर की प्रतिभाओं की बराबरी नहीं कर सके। ताकत में अचानक उछाल हैरान करने वाला था। मुझे हाल ही में एक मौका मिला है। मैंने अपने कौशल में काफी सुधार किया। वेस ने मार्सेला को अनुमान लगाने का फैसला करते हुए सरलता से कहा, मेरे डिजाइन की डिमांड कैसी है? उसने लालच भरी मुस्कान अपनाई। वे कई दिनों से मेरे दरवाजे पर बार बार आ रहे हैं। हालांकि मुझे संदेह है कि सप्ताह के दौरान अधिकांश उत्साह खत्म हो जाएगा, फिर भी आपको ग्राहकों की कमी नहीं होगी। केवल आपके नाम की पहचान ही टूट गई है। छत। मार्सेला ने वेस को एक मार्केटिंग रिपोर्ट भेजी जिसमें उनके बढ़े हुए ब्रांड मूल्य का विवरण था। भले ही उन्होंने केवल 2 भौतिक मेक निर्मित किए हों, उनके ब्रांड का मूल्य बेन थीम के छोटे समय के मेक निर्माताओं से कहीं अधिक था। वास्तव में उसका मूल्य एक मध्यम आकार के मेक निर्माता के ब्रांड से मेल खाने के करीब आ गया। समस्या यह है कि यद्यपि आपका ब्रांड बड़ा है, फिर भी आपका पैमाना बहुत छोटा है। आपकी क्या योजनाएं हैं? सबसे पहले, मैं अपनी बिक्री रोकने का इरादा रखता हूं। मेरा मार्क एंटनी वेरिएंट बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए मैं इसके डिजाइन को अपडेट करने का इरादा रखता हूं। मेरा काम पूरा होने के बाद आप इसकी विशिष्टताओं में पर्याप्त सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छी बात है। मार्क एंटनी का मुख्य विक्रय बिंदु यह है कि यह सस्ता है। एक उन्नत मशीन के लिए इसका प्रदर्शन बेहद कम हो जाता है। यदि आप बाजार में सबसे प्रभावशाली मॉडलों के अंतर को पाट सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप ऑर्डर की एक स्थिर धारा को आकर्षित करेंगे। वेस ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों जानते थे कि मार्क एंटनी कभी भी मौजूदा डिजाइनों से मेल नहीं खा सकता है जिसने बाजार पर पकड़ बनाए रखी है। अपने वेरिएंट के प्रदर्शन को बढ़ाकर उन दोनों को उम्मीद थी कि उनकी प्रसिद्धि में जबरदस्त वृद्धि ग्राहक आधार के एक हिस्से को हटाने के लिए पर्याप्त थी। मैंने अपनी मूल्य निर्धारण और लेबलिंग योजना को भी संशोधित किया है। वेस ने 3 अलग अलग लेबलों को रेखांकित करते हुए एक एकल पृष्ठ दस्तावेज भेजते समय जोड़ा। चूंकि मैं अपनी कार्यशाला का विस्तार करने की योजना बना रहा हूं, इसलिए मैं निर्माण कार्य अपने कर्मचारियों को सौंप दूंगा। वे जो मेक बनाते हैं, वे मेरे जैसे ठोस नहीं होंगे, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे डिजाइन द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं को पूरा करेंगे। मैं देख रहा हूं, यह आपका सिल्वर लेबल है। नाम का अच्छा चयन। चांदी पारंपरिक रूप से मूल्यवान लेकिन किफायती उत्पादों से जुड़ी हुई है। यह आपके मास मार्केट उत्पादों के साथ अच्छी तरह फिट बैठता है। आपके ग्राहक आपके सबसे सस्ते उत्पादों के लिए अवास्तविक अपेक्षाएं नहीं रखेंगे। अगला कदम गोल्ड लेबल है। ये वे मेक हैं जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऐसा बार बार नहीं करना चाहता। क्योंकि मेरा ब्रांड मूल्य बढ़ गया है, मुझे लगता है कि सिल्वर लेबल की तुलना में 50% का प्रीमियम व्यवहार्य है। क्या आप सहमत हैं? मार्सेला सोच में डूब गई। यह एक मुश्किल सवाल है। मैं आपके लिए कुछ बाजार अनुसंधान कर सकता हूं, लेकिन इसे सीधे लागू करना और देखना बेहतर है कि कितने ग्राहक भुगतान करने को तैयार हैं। मैं अपील देख सकता हूं, लेकिन कीमत अधिकतम स्वीकार्य सीमा के बहुत करीब है। यदि वे गलत साबित हुआ,
तो वे हमेशा कीमत समायोजित कर सकते थे। मार्सेला ने किसी भी मामले में अंतिम बिक्री मूल्य निर्धारित किया, इसलिए उन्होंने केवल उनके सुझावों को दिशा निर्देश के रूप में माना। जब उसने तीसरे लेबल को संबोधित किया तो उसकी अभिव्यक्ति निराशा में बदल गई। जबकि बाजार पिछले दो लेबलों को आसानी से स्वीकार कर लेगा, आपका यह रूबी लेबल इस सांचे को तोड़ता है। आप न केवल आधार मूल्य से 75% अधिक शुल्क लेंगे, बल्कि न्यूनतम ऑर्डर राशि भी 4 महीने निर्धारित करेंगे। मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं, लेकिन जब ग्राहक एक से अधिक मेक ऑर्डर करते हैं तो हम नियमित रूप से छूट प्रदान करते हैं। मुझे पता है कि आप हतप्रभ हैं, लेकिन मेरा रूबी लेबल बिल्कुल कीमत के लायक है। यह एक विशेष सेवा है जिसका उद्देश्य दस्तों और भाड़े के सैनिकों की जरूरतों को पूरा करना है। जैसा कि मैंने विंसेट्रिक लेन के लिए किया है, मेरा अधिकांश समय अपने ग्राहकों को जानने और उनकी प्रोफाइल के अनुरूप अपने डिजाइन को अनुकूलित करने में व्यतीत होता है। केवल एक ही मशीन बनाने के लिए इतना सारा प्रयास करना उचित नहीं है। न्यूनतम राशि निर्धारित करके मैं अपने समय का सबसे प्रभावी उपयोग कर सकता हूँ। यह बात अनकही रह गई कि वेस अपना एक स्पेक्टर विकसित करना चाहता था। लीमर ओपन प्रतियोगिता के अंतिम दौर में वे इस बात से चकित हो गए कि कैसे मुट्ठी भर सम्मान मेक ने एक दूसरे की आभा को मजबूत किया। वह इस घटना का पता लगाना चाहते थे और इसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य लाभ में बदलना चाहते थे। यदि उनकी अटकलें सच थीं, तो उनका रूबी लेबल उनका सबसे बड़ा खजाना बन सकता है। मैं यह बात सामने रखूंगा, लेकिन किसी भी लेने वाले की उम्मीद मत रखिए। मार्सेला ने झिझक के साथ उत्तर दिया। अभी तो तुम्हें तब प्रहार करना है जब लोहा गर्म हो। बाजार की एक अल्पकालिक स्मृति होती है। इससे पहले कि आप पूरी तरह से खत्म हो जाएं, आपको अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। मैं पहले से ही मार्क एंटनी को संशोधित करने की योजना बना रहा हूं। एक बार जब मैंने सोने और चांदी के लेबल वाली पर्याप्त मशीनें बेच लीं, तो मैं एक मिश्र धातु कंप्रेसर खरीदने का इरादा रखता हूं। उन चीजों पर काफी क्रेडिट खर्च होता है। आप लगभग 300 मिलियन क्रेडिट के लिए सेकेंड हैंड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह रास्ता अपनाने की सलाह नहीं देता। मिश्र धातु कंप्रेसर अक्सर अत्यधिक दबाव का सामना करते हैं। वे मेक वर्कशॉप में किसी भी अन्य मशीन की तुलना में तेजी से खराब हो जाती हैं। यह सच है, लेकिन मार्क एंटनी का लाभ मार्जिन बहुत सीमित है। मैं अपनी कमाई 2 तरीकों से बढ़ा सकता हूँ। सबसे पहले, मैं अपने उत्पादन पैमाने का विस्तार कर सकता हूँ। इसके साथ समस्या यह है कि ऐसा करने में और भी अधिक लागत आती है। मैं दूसरा विकल्प अपनाऊंगा और अपनी वर्कशॉप में एक छोटा अपग्रेड करूंगा ताकि मैं उच्च गुणवत्ता वाली मशीन का उत्पादन कर सकूं। आप सीजर ऑगस्टस वेरिएंट को डिजाइन और बेचना चाहते हैं, ठीक है। मेरे पास यही एकमात्र विकल्प है। वेस ने सिर हिलाया। मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं इस डिजाइन से निपट सकता हूँ। मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। जमीनी कार्य करें और कुछ महीनों में एक नया डिजाइन तैयार करें। मार्क एंटनी का लाभ मार्जिन सीजर ऑगस्टस की तुलना में कम था। जितनी तेजी से वेस ने अपने डिजाइनों में मिश्र धातु संपीड़न को शामिल करना शुरू किया, उतनी ही तेजी से उसने पूरी तरह से मूल डिजाइन के विकास के लिए पर्याप्त क्रेडिट जमा कर लिया। मार्सेला उत्सुक दिखी। उसने प्रतिक्रिया देने से पहले उसके शब्दों पर विचार किया। आपको पहले एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना चाहिए। एक बार जब आप यह साबित कर दें कि आप एक स्थिर आय अर्जित कर सकते हैं, तो आपको एक नया मिश्र धातु कंप्रेसर खरीदने के लिए दूसरे ऋण के लिए आवेदन करना चाहिए। क्या? वेस अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। मुझे अभी भी अपना मौजूदा कर्ज चुकाना है। आपका कर्ज बहुत समय पहले ही बोझ बनना बंद हो गया था।
मुझे बताओ, आपको अपना वार्षिक ब्याज भुगतान चुकाने के लिए कितना प्रयास करना होगा? मैं कुछ बिक्री के साथ भुगतान पूरा कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि आपका व्यवसाय कम लाभ वाला है। कर्ज कोई डरावना राक्षस नहीं है, वेज। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आप उस तीव्र विस्तार को निधि देने के लिए कर सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। आपको धैर्य रखने और धीरे धीरे आवश्यक मात्रा में क्रेडिट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने उत्तोलन को अधिकतम करके शॉर्टकट अपना सकते हैं। मेरे व्यवसाय के सभी शेयर मेरे पास हैं। यदि मैं पंगा लेता हूं, तो सभी परिणाम मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। उद्यमियों के बीच एक या दो दिवालियापन क्या है? तुम अभी भी जवान हो। और क्या आप इतने असुरक्षित हैं कि अगला कदम उठाने के लिए आप में आत्मविश्वास की कमी है? मुझे लगा कि आप प्रतिभाशाली हैं। मार्सेला की भी बात थी। वेस ने हाल ही में बहुत आत्मविश्वास हासिल किया है। उसे अपनी भविष्य की कमाई की संभावनाओं से बहुत उम्मीदें थीं। यदि वह बैंक को कुछ 100 मिलियन क्रेडिट देने में सफलतापूर्वक सक्षम हो जाता है, तो वे अपनी समय सारिणी में कम से कम 1 वर्ष की तेजी लाने में सक्षम होगा। मैं इसे करूंगा। वापस लौटने पर मैं बैंक के साथ अपॉइंटमेंट लूंगा, वेस ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। भले ही बैंक संशय में रहा, वेस कुछ दबाव डालने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करने से ऊपर नहीं था। जैसे ही वेस ने मार्सेला के साथ कॉल बंद की, उसने सोचा कि उसे और क्या हासिल करना चाहिए। सीजर ऑगस्टस ने एक अद्भुत कवच प्रणाली का उपयोग किया, जिसे बनाने के लिए एक मिश्र धातु कंप्रेसर से अधिक की आवश्यकता थी। मुझे एक रासायनिक उपचार मशीन भी खरीदनी होगी। संपीड़न से गुजरने से पहले कवच प्लेटों को पेटेंट रासायनिक सूत्र द्वारा संसाधित किया जाना चाहिए। सीटीएम तक पहुंच के बिना मैं यह सुनिश्चित नहीं कर पाऊंगा कि रसायन मिश्र धातुओं में प्रवेश करेंगे। कवच कंप्रेसर अभी भी खुले बाजार से खरीदे जा सकते हैं। जहां तक सीटीएम का सवाल है, वे आमतौर पर बड़े लोगों के हाथों में होते थे। किसी को पकड़ने के लिए अच्छे संबंधों की आवश्यकता होती है। वे इसके लिए सौभाग्य से क्लिफोर्ड सोसाइटी ने उन्हें एक चैनल प्रदान किया। उन्हें सोसाइटी के बाजार में कई स्टोर मिले जो किफायती सीटीएम बेचते थे। मुझे तो बस 50 पुण्य बचा कर रखना है। एक शूरवीर के रूप में भी वेस को अपनी खूबियों के लिए काम करना पड़ा। सबसे लाभदायक मिशनों ने या तो उसे वर्षों तक बांधे रखा या सीधे युद्ध के मैदान में भेज दिया। उसके पास दोनों के लिए कोई पेट नहीं था, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक अन्य अवसरों की प्रतीक्षा की। वेस को पता चला कि सोसाइटी का मिशन हॉल कभी कभी समय संवेदनशील मिशन जारी करता है। मिशन पर जाने वालों को अक्सर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। पुरस्कार पर्याप्त थे और जोखिम प्रबंधनीय थे। उम्मीद है कि मैं आने वाले महीनों में एक उपयुक्त मिशन हासिल कर सकूंगा। अध्याय 110। रटना सत्र। लड़की ने प्रयोगशाला में वेस का पीछा करते हुए खेल खेल में अपनी पूंछ घुमा दी। बाराकोडा के लैब बॉट ने मास्टर ओल्सन के वर्तमान का विश्लेषण पूरा कर लिया। परिणामों के आधार पर वह या तो इसे अपनी बिल्ली को खिलाएगा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए आरक्षित रखेगा। जब लैब बॉट ने डेटा प्रस्तुत किया, तो वे एक पल के लिए उत्सुक दिखे। इसके ठीक बाद निराशा हाथ लगी। प्रयोगशाला के लघु उपकरणों में अंतःवयस्क के आसपास के पर्दे को तोड़ने की शक्ति नहीं थी। लैब बॉट की अयोग्यता से भी मदद नहीं मिल सकी। मैं इसका आकार, द्रव्यमान, कठोरता और अन्य बुनियादी विशेषताएं जानता हूं। जहां तक इसकी रचना का प्रश्न है, मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जब तक वेस ने एस को सामग्री विज्ञान संस्थान को नहीं सौंपा, तब तक वे चट्टान के इस टुकड़े से और कुछ नहीं प्राप्त कर सका। यह परेशानी के लायक नहीं था। उसने अपना ध्यान लकी की ओर लगाया।
जो वेस के बगल में बैठा हुआ उसकी ओर विनती पूर्वक देख रहा था। बिल्ली ने अपने पंजे भी ऐसे फैलाए जैसे कि वह कोई भूखा बिल्ली का बच्चा हो। क्या आप आश्वस्त हैं कि यह चीज आपको या किसी चीज को जहर नहीं देगी? म्याऊं। फिर उस पर काम करो। उसने लापरवाही से अयस को फर्श पर फेंक दिया। रुकने से पहले टुकड़ा कुछ दूर तक लुढ़का। मणि बिल्ली बिना दया के चट्टान पर झपटी। लकी ने अपने मिश्र धातु के दांतों से इसकी सतह को कुतर दिया, जो आश्चर्यजनक रूप से उछल गया। बिल्ली क्रोधित दिखाई दी और उसने चट्टान को तोड़ने के लिए अपनी ऊर्जा वाले पंजों का इस्तेमाल किया। पंजे चट्टान से केवल छोटे टुकड़ों को ही खरोंचने में कामयाब रहे। मास्टर रोल्सन के आईएएस का लचीलापन कुछ और था। लकी के सबसे शक्तिशाली हथियार को आसानी से एक स्केलेटन कवच से काट दिया गया और उसे हार मानी पड़ी। दोबारा काटना शुरू करने से पहले लकी ने उत्सुकता से छोटे छोटे टुकड़ों को खा लिया। वेस बता सकता था कि उसकी बिल्ली को पूरी चट्टान को पचाने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। बिल्ली ने शांति से अपने बुफे का आनंद लिया और काम पर वापस चली गई। शुक्रवार गठबंधन की सीमा के पार बाराकोडा की घटनापूर्ण यात्रा के दौरान जहाज को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। शायद किसी ने उनका पीछा नहीं किया था, या शायद निर्जन प्रणालियों के माध्यम से यात्रा करने की उनकी रणनीति काम कर गई। बाराकुंडा सफलतापूर्वक पीछा करने से बच गया, यदि पहले स्थान पर कोई था। कुछ दिन बाद सभी लोग निश्चिंत हो गए। डिट्रिच ने अंततः बार से अपना पेट भर लिया और धीरे धीरे जहाज के बाकी हिस्सों का पता लगाया। लकी अपने नए खिलौने के टुकड़े टुकड़े करता रहा, टुकड़े टुकड़े निगलता रहा। जहां तक वेस की बात है, उन्होंने अपने गणित को बेहतर बनाने पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने माना कि उनके खराब गणित के कारण उनके डिजाइन विफल हो गए। अविश्वसनीय रूप से कम समय सीमा के कारण यह प्रतियोगिता के दौरान प्रकट नहीं हो सका। जब नियमित डिजाइन की बात आती है, तो गणित में एक अच्छा आधार निश्चित रूप से इसके अनुकूलन को बढ़ा सकता है। गणित का मुख्य उपयोग जटिल मॉडल बनाना और समायोजित करना था, जो विभिन्न डिजाइन विकल्पों का परीक्षण कर सकते थे। उदाहरण के लिए, यदि वह मशीन को तेजी से चलाना चाहता था, तो वह विभिन्न स्थानों से कवच को हटा सकता था। यदि वह मशीन पर प्रभाव को कम करना चाहता है, तो उसे उस क्षेत्र को हल्का करना चाहिए जो परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित होगा। वह अपने आप इस तरह की बात कैसे तय कर सकता है? अब तक वे हमेशा अपने निर्णय और अंतर्ज्ञान का उपयोग करते थे। उदाहरण के लिए, छाती आमतौर पर मेघ का सबसे भारी संरक्षित हिस्सा होता था। यदि उसने आधी परत हटा दी, तो इसका मेघ पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सच तो यह है कि वह केवल अनुमान लगा रहा था। वह सोच सकता है कि उसने कवच की प्रभावशीलता को केवल 5% कम किया है, जबकि वास्तव में यह 10% थी। यदि वेस को इस विसंगति के बारे में जानकारी नहीं होती, तो उन्होंने अपने डिजाइन में एक घातक दोष उत्पन्न करने का जोखिम उठाया। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका कवच के प्रदर्शन का अनुकरण करने वाला गणितीय मॉडल बनाना था। जबकि एक डिजाइनर सिस्टम बड़ी संख्या में तैयार मॉडलों के साथ आया था, वे अंततः अपने जटिल प्रोग्रामिंग के पीछे के अधिकांश गणित के सार को समझ नहीं पाए। किसी मॉडल का उपयोग करना बंदूक का उपयोग करने जैसा था। उसे ट्रिगर केवल तभी खींचना था यदि वह किसी पर गोली चलाने से संतुष्ट था। यदि वह बंदूक को संशोधित करना चाहता था और अधिक प्रवेश या उच्च फायरिंग दर हासिल करना चाहता था, तो उसे अंदर और बाहर पूरी तरह से जानना होगा। अपने गणित कौशल को जबरदस्ती उन्नत करने के लिए सिस्टम का उपयोग करने के बजाय वेस ने कड़ी मेहनत स्वयं करने की कोशिश की। उनका गणित अक्षम स्तर पर रहा, जो काफी अपमानजनक था। जबकि इसे नौसिखिया में अपग्रेड करने में केवल 5 ODP लगे, वे इस मूल्यवान अंक बर्बाद नहीं करना चाहते थे।
चूंकि उनकी बुद्धिमत्ता में मामूली वृद्धि हुई, वेस को अपने रटने के सत्र के दौरान बहुत अधिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने क्लिफोर्ड सोसाइटी की स्टार लाइब्रेरी से कई निम्न स्तरीय पाठ्य पुस्तकें उधार लीं। निचले स्तर की ये किताबें इतनी बेकार थीं कि सोसाइटी को किसी भी विस्तृत सुरक्षा प्रतिबंध की परवाह नहीं थी। एक शूरवीर के रूप में वे इस वर्चुअल लाइब्रेरी के परिसर के अंदर पुस्तकों की सामग्री का सीधे अध्ययन कर सकता था। वेस ने एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। एक शूरवीर न केवल स्टार लाइब्रेरी में रुका, बल्कि वे उन समस्याओं को हल कर रहा था जिन्हें दूसरों ने अपनी नींद में हल कर लिया था। लाइब्रेरी का दौरा करने वाले स्क्वायर और नाइट से एक गंभीर नाइट को बुनियादी कॉलेज स्तर के गणित पर अपना सिर फोड़ते हुए देखकर खुद को रोक नहीं सके। क्या इन लोगों ने पर्याप्त नहीं देखा? जैसे ही उसके गाल गर्म हो गए, उसने अंदर ही अंदर शिकायत की। वह डूबने के लिए एक गड्ढा ढूंढना चाहता था। जबकि लाइब्रेरी ने निजी कमरे किराए पर देने की पेशकश की, वेस को 1 महीने के लिए आरक्षित करने के लिए योग्यता का भुगतान करना पड़ा। अपने कमजोर स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने बहुमूल्य गुणों को दोबारा बर्बाद करने से इनकार कर दिया। आभासी फव्वारे में एक योग्यता उछालने पर उसे पहले से ही पछतावा हुआ। शर्मिंदगी के बावजूद वेस ने जल्दी ही विकर्षणों को दूर करना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना सीख लिया। उनकी प्रगति में तेजी आई और उन्होंने उधार ली गई प्रत्येक पुस्तक को तुरंत पढ़ लिया। वास्तव में वेस अपने गणित को बहुत पहले ही आगे बढ़ाने में सक्षम थे, क्योंकि उन्होंने अपने अन्य कौशलों में पहले से ही बहुत सारे तत्वों का उपयोग किया था। उनकी बढ़ी हुई बुद्धि ने उन्हें नई अवधारणाओं को समझने में मदद की। सामग्री विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं थी, लेकिन उनके गणित को सुधारने में शायद ही कोई शॉर्टकट था। उन्हें विभिन्न प्रकार के गणित का अध्ययन और महारत हासिल करनी थी। उनकी लेजर केंद्रित एकाग्रता ने उन्हें सबसे समर्पित गणित कट्टरपंथियों की तुलना में कहीं अधिक समय तक टिके रहने की अनुमति दी। आखिरकार वह सारी मेहनत रंग लाई। उनके गणित कौशल को अक्षम से नौसिखिया तक बढ़ाने में केवल 5 दिन लगे और इसे नौसिखिया से प्रशिक्षु तक बढ़ाने में 2 सप्ताह और लगे। वेस ने 1500 डीपी बचाए, जिसका उपयोग वह कोई चमकदार चीज खरीदने के लिए कर सकता था। उन्होंने अपनी स्थिति का अध्ययन किया और पुष्टि की कि सिस्टम ने उनके प्रयासों को स्वीकार किया है। स्थिति नाम: वेस लार्किंसन। पेशा: अप्रेंटिस में एक डिजाइनर। विशेषज्ञता: कोई नहीं डिजाइन बिंदु 1223 गुण ताकत 0.8 निपुणता 0.7 धैर्य 0.8 बुद्धिमत्ता 1.3 रचनात्मकता 1 एकाग्रता 1.7 तंत्रिका योग्यता 1 कौशल विधानसभा अप्रेंटिस 3D प्रिंटर प्रवीणता II असेंबलर प्रवीणता II व्यापार शिक्षु कंप्यूटर विज्ञान अक्षम विद्युत अभियंत्रण नौसिखिए अंकशास्त्र शिक्षु यांत्रिकी जर्नीमैन जूरी रिगिंग II स्पीड ट्यूनिंग II धातु कर्म जर्नीमैन मिश्र धातु संपीर्ण तत्व मीमांसा अक्षम भौतिक विज्ञान नौसिखिया हल्के कवच अनुकूलन I मध्यम वजन कवच अनुकूलन II क्षमताओं सुपर पब्लिश उपलब्ध वर्ष में एक बार सक्रिय किया जा सकता है। मूल्यांकन: एक प्रशिक्षु जिसने में डिजाइन की वास्तविक दुनिया में एक कदम उठाया है। उन्होंने अपनी डीपी पर भी गौर किया। उनके सार्वजनिक प्रयासों और मार्सेला के प्रचार के कारण उनकी वर्चुअल मेक बिक्री थोड़े समय के लिए बढ़ गई। उनकी कम विशिष्टताओं और प्राचीन डिजाइन के कारण उनकी बिक्री महत्वपूर्ण ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन बढ़ावा स्वागतयोग्य था। यदि मेरे पास 2000 डीपी है तो मैं अपने गणित कौशल को जर्नीमैन में अपग्रेड कर सकता हूं। एक बार जब मैं उस बिंदु पर पहुंच जाता हूं, तो मेरे डिजाइन को अनुकूलित करने की मेरी समग्र क्षमता एक व्यापक परिवर्तन प्राप्त करेगी।
गणित में एक ठोस आधार के साथ जब वे सिस्टम के अधिक उन्नत गणितीय मॉडल का उपयोग करता था तो वे भटकता नहीं था। हाथ में इन उपकरणों के साथ उनके डिजाइन में छिपी खामियों को ठीक करने की उनकी क्षमता इस हद तक बेहतर हो गई कि वे अधिक वरिष्ठ में एक डिजाइनरों की भी सहायता कर सके। बहुत बुरी बात है कि मुझे अपने कौशल स्तर को ट्रेवेलमैन तक बढ़ाने में कई महीने लग जाएंगे। एक अच्छी किताब उधार लेने के लिए मुझे भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। योग्यता का मूल्य डीपी के मूल्य से अधिक है। पहले को बहुत प्रयास या जोखिम के माध्यम से अर्जित करना पड़ता था। अगर वह कुछ नए डिजाइन तैयार कर ले तो आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। ये सिस्टम, अगर मैं किसी मौजूदा डिजाइन को अपडेट करता हूँ तो क्या मैं इसके निर्माण से कोई डीपी अर्जित करूंगा? कोई भी डिजाइन जो उपयोगकर्ता द्वारा मौजूदा डिजाइन के समान है, निर्माण पर किसी भी डिजाइन पॉइंट को पुरस्कृत नहीं करेगा। इसमें मौजूदा डिजाइन को बेहतर बनाने का कार्य शामिल है। यह सीमा किसी डिजाइन को बेचने के माध्यम से दिए गए डिजाइन पॉइंट को प्रभावित नहीं करती है। सिस्टम के तीखे शब्दों ने वे इसके लिए बड़ी मात्रा में डीपी अर्जित करने का सबसे आसान तरीका बंद कर दिया। निश्चित रूप से वे अपनी चल रही बिक्री को बेहतर बनाने के लिए अपने डिजाइन को अपडेट कर सकता था, लेकिन इसका मतलब क्या था? उनके डिजाइन की मॉडलिंग में बहुत समय लगा। वह कुछ नया डिजाइन भी कर सकता है। उन्होंने अपने मार्क एंटनी डिजाइन के लिए एक अपवाद बनाया। अपनी कार्यशाला के एकमात्र उत्पाद के रूप में वे इसको ग्राहकों को लुभाने के लिए इसे यथासंभव आकर्षक बनाने की आवश्यकता थी। जब वेस ने आखिरी बार मार्क एंटनी को डिजाइन किया था तो उनका कोई भी कौशल ट्रेवलमैन तक नहीं पहुंच पाया था। यह ट्यून अप का सख्त उपयोग कर सकता है। फिर भी अगर मैं अभी इस पर काम करता हूं तो यह बर्बादी है। मुझे अभी भी अपने गणित को जर्नीमैन स्तर और भौतिकी को अप्रेंटिस स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। यह वेस द्वारा निर्धारित पूर्ण न्यूनतम था। उनके पहले व्यावसायिक डिजाइन का मार्क आई संस्करण एक प्रतिस्पर्धी उत्पाद होना चाहिए। यदि उनके उन्नत मार्क एंटनी अभी भी बहुत पीछे रह गए तो वे एक प्रशिक्षु में डिजाइनर के रूप में अपनी स्थिति का मजाक उड़ा रहे होंगे। मैं उन नौसिखियों की तरह लापरवाह नहीं हो सकता जो नौसिखिए स्तर पर अटके हुए हैं। कोई समाधान नजर नहीं आने पर वेस ने समस्या को एक तरफ रख दिया। उन्होंने स्टार लाइब्रेरी का दोबारा दौरा किया और अपने भौतिकी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कौशल दोनों में सुधार करने पर काम करना शुरू कर दिया। अब तक सोसाइटी के अधिकांश सदस्य उसके रटने के सत्र के आदी हो चुके थे। इस बीच बाराकुड्डा ने सावधानी से कोमोडो स्टार सेक्टर में अपना रास्ता बना लिया। दूसरे दर्जे के राज्यों के केंद्रीय क्षेत्रों के बाद यातायात की मात्रा में भारी कमी आई। धन, विकास और विदेशी संसाधनों की कमी के कारण अधिकांश जहाजों ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की। कभी कभी अंतरिक्ष यान ने आंतरिक प्रणाली में प्रकाश गतिविधि का पता लगाया। वे आमतौर पर स्काउट्स या छोटे समय के खनन संगठन के रूप में सामने आते हैं। किसी ने भी इन खाली प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण बल तैनात करने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए बाराकुडा ने मामूली उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वे एक और तुच्छ तीसरे दर्जे के राज्य के क्षेत्र को पार कर रहे थे, जहाज को अचानक असामान्य गतिविधि का पता चला। जब डिट्रिच ने मामले की जांच की तो उन्होंने इसे वेस को बीच में रोकने के लिए काफी गंभीर समझा। अपनी पढ़ाई से दूर किए जाने से चिढ़कर वेस डिट्रिच के पीछे पीछे पुल तक गया। तो अलार्म किस बात का है? सेंसरों ने छापे के अवशेषों का पता लगाया। कुछ गुप्त ठिकानों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया गया। डिट्रिच ने समझाया जब उन्होंने बाराकुडा के लंबी दूरी के सेंसर द्वारा संकलित एक प्रक्षेपण को बुलाया। जिसने भी बेस पर हमला किया वह विपक्ष का सफाया करने में सफल रहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से गिरे हुए मेक्स को बचा लिया।
लेकिन उन्होंने सब कुछ नहीं लिया। जहाज को एक सांसारिक चट्टानी ग्रह पर युद्ध के संकेत मिले। उबाऊ ग्रह नमक की थैली की तरह सूखा था। इसमें पानी और वातावरण दोनों का अभाव था। दो छोटे चंद्रमा ग्रह के चारों ओर उचित दूरी पर परिक्रमा करते हैं। वेस ने इस गिरे हुए आधार या चौकी के बाहरी स्कैन का अध्ययन किया। इस पर कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था, जो आमतौर पर गांगेय कानूनों द्वारा अनिवार्य था। इसका मतलब यह था कि आधार एक अवैध संचालन था। इस अड्डे का निर्माण किसने किया? क्या ये समुद्री डाकू थे? संदिग्ध भाड़े के गिरोह? एक खुफिया एजेंसी? वे सुराग ढूंढने में असफल रहे। जहां तक उसके साथी की बात है तो उसके पास बहुत कुछ था, युद्ध क्षेत्रों के लिए बेहतर नजर। हमलावरों और रक्षकों दोनों ने अपने सभी निशान मिटाने की कोशिश की। मैं अपने अनुमानों पर यकीन नहीं कर सकता, डिट्रिच ने पहले ही कहा। मेरी अंतरात्मा मुझे बताती है कि यह दो निगमों के बीच की लड़ाई है। यह निश्चित रूप से एक आश्चर्य की बात थी। कोई भी निगम आमतौर पर अपने हाथ गंदे होने से बचना पसंद करता है। ओह, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उनके सुरक्षा विभाग सीधे कार्यवाही में लग गए। यह संभवतः एक निगम द्वारा अन्य भाड़े के सैनिकों द्वारा संरक्षित छिपे हुए आधार पर हमला करने वाले संदिग्ध भाड़े के सैनिकों को नियुक्त करने का मामला है। युद्ध के मैदान पर दोनों तरफ के निशान थोड़े अलग अलग हैं। उन दोनों ने अपने स्वयं के अनूठे लोडआउट के साथ व्यक्तिकृत मेक को नियोजित किया। हालांकि यह एक सख्त नियम नहीं है। निगम और सेना आमतौर पर एक समान बल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मुट्ठी भर से अधिक विभिन्न प्रकार नहीं होते हैं। अत्यधिक वैयक्तिकता ने एक संगठन को निपटने के लिए रखरखाव और जटिलता की मात्रा में वृद्धि की। केवल एक महिला संगठन दर्जनों विभिन्न मॉडलों के साथ लड़ाई में उतर गया। क्या आपके पास कोई संकेत है कि यह आधार क्या कर रहा था? यह तारामंडल काफी उजाड़ है। यहाँ कोई भी विदेशी वस्तु नहीं होनी चाहिए। कौन सी कंपनी इतनी दूर बीच में एक बेस बनाना चाहती थी? पता क्यों नहीं चलता? डायट्रिच मुस्कुराया और अपनी गर्दन चटकाई। मैं अपने आप को उपयोगी बनाने के लिए मर रहा हूँ। आइए करीब आएं और साइट का अन्वेषण करें। लड़ाई कम से कम एक महीने पहले खत्म हो जानी चाहिए थी, नहीं तो इतना कटाव नहीं होता। इसे पूरी तरह से वीरान कर देना चाहिए। क्या उन्हें गिरे हुए आधार का पता लगाना चाहिए? इस धारणा ने उसे उत्साहित कर दिया। इन परित्यक्त खंडहरों से उसे किस तरह का खजाना मिल सकता था? निश्चित रूप से हमलावरों ने कुछ भी मूल्यवान वस्तु बचाई होगी, लेकिन यदि वे केवल भाड़े के सैनिक थे तो वे केवल स्पष्ट तक ही पहुंच पाए होंगे। आधार के उद्देश्य के आधार पर इसमें बहुत सारे विशेष उपकरण हो सकते हैं जिन्हें मेक पायलट लापरवाही से खारिज कर सकते हैं। यदि आधार किसी प्रकार की मशीनी अनुसंधान सुविधा बन जाता है तो वे हमेशा धातु कंप्रेसर या रासायनिक उपचार मशीन पर भी ठोकर खा सकता है। इससे पहले कि सावधानी के एक नोट ने उसके उत्साह को कम कर दिया, लालच उस पर लगभग हावी हो गया। सिर्फ इसलिए कि आक्रमणकारी चले गए इसका मतलब यह नहीं है कि जोखिम खत्म हो गए हैं। कौन जानता है कि हमलावर अपने पीछे कोई गार्ड छोड़ गए हो या नहीं। वेस को सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि अलार्म बजने पर कोई भी पक्ष त्वरित प्रतिक्रिया वाले जहाज के साथ दौड़ता हुआ आता है। क्या वह साहसिक कार्य या आपदा के बारे में सोच रहा था? क्या वह यह जोखिम उठा सकता था जबकि घर उससे कुछ ही दूरी पर था? चलो यह करते हैं। नेविगेटर बॉट, कृपया निर्दिष्ट ग्रह पर सावधानी से जाएं लेकिन कम प्रोफाइल बनाए रखें। डिट्रिच पहले ही अपने हाथ रगड़ चुका था। उसे इस तरह से खजाने की खोज करना बहुत पसंद था। जहां तक वेस का सवाल है, उसने बेस के पास जाने की हिम्मत करने का एकमात्र कारण यह था कि उसे लगा कि यह संभावना नहीं है कि किसी ने जहाज को पीछे छोड़ दिया है।
देख लेने में क्या हर्ज था।